Okay, so we are starting with fixed income securitization. There are some students for whom this might be the first class or at least the first live class. So there was an onboarding session CFA level 1 का which is also there on YouTube, जिसमें CFA प्रोग्राम में कितने सारे टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स, और हर टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है, कैसे पढ़ना पड़ता है, इट इज़ ऑल बीन एक्सप्लेन्ड इन दैट ऑन बोर्डिंग सेशन. वो आपको ऐप पे भी मिलेगा और यूट्यूब में ही मिलेगा, स्टाफ ने भी शेयर किया होगा. यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट क्लास, जिससे एक बार आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ ऑन द प्लेट, कितना बड़ा करिकुलम है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैलकुलेटर क्या है, कैसे पढ़ाने वाले, कैसे क्लासेस चल रही है, वगैरह वगैरह. देयर आर डिफरेंट पीपल जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे CFA प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, और हर एक सेकेंड एक नया बैच चालू नहीं हो पाता है, ठीक है, बट फिर भी करना पड़ता है. उन लोग को इंक्लूड करते हैं. सम पीपल हैव गॉन अहेड ऑफ यू, आप उनके पीछे चल रहे हैं, पर पीछे आगे का कोई बात ही नहीं है. आपको करीब 1 मंथ लगेगा CFA लेवल 1 में क्या है उसको समझने में और पढ़ाई चालू करने में. उसके बाद जाके अपने डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कब एग्ज़ाम देना चाहिए, वेदर एग्ज़ाम देना चाहिए मई 2026 में या अगस्त 26 में या नवंबर 26 में या फेब 27 में, ये डिसाइड बाद में होगा. कोई को भी चीज़ समझे बिना एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ एक बार रजिस्टर कर लिए तो उस केस पे पैसा लग गया. जब तक रजिस्टर नहीं किए तब तक अपने हाथ में चॉइस है, ठीक है ना. इट इज़ नॉट टू इंटिमिडेट यू कि आपको डरा रहा हूँ, बट दिस इज़ हार्ड अर्नड मनी ना. तो CFA प्रोग्राम में कोई फेल नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड वो डिसीजंस को लॉजिकल ले. जो दूसरे को देख के या गलत इन्फॉर्मेशन में जल्दी एग्ज़ाम का फॉर्म भर देगा ना, उसका लाइफ टॉर्चरस हो जाएगा. समझ गए. तो इसलिए मैं हूँ यहाँ पे, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कब एग्ज़ाम देना चाहिए, और मैं हर बार गाइडेंस देता रहूँगा. तो दिस इज़ फॉर द इनिशियल स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राइट नाउ. Out of the 10 topics, fixed income is one of the most challenging topics in CFA program. चैलेंजिंग इसलिए बिकॉज इंडिया में शेयर मार्केट तो अपने सबको दिख जाते हैं, कम से कम पता रहता है, निफ्टी, सेंसेक्स, बट बॉन्ड मार्केट जो है वो रिटेल लेवल पे इंडिया में दिखता नहीं है. बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रहता नहीं है, और फिक्स्ड इनकम इज़ अबाउट द बॉन्ड मार्केट. तो बिकॉज ऑफ विच डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको शुरू शुरू में उठाना. करीब 19 चैप्टर्स, जिसको ये लोग लर्निंग मॉड्यूल्स बोलते हैं, LM, फिक्स्ड इनकम में है. फिक्स्ड इनकम 10 में से एक टॉपिक है, टोटल 10 टॉपिक्स है. फिक्स्ड इनकम इज 1 टॉपिक, और फिक्स्ड इनकम के अंदर 19 चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है. अपने को ज़्यादा टाइम लगता है क्लास में कराने में, क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और अपने टान के कराते हैं चीज़ को, पूरा समझा के, टाइम दे के. बट अदरवाइज छोटे छोटे चैप्टर्स है जो आप बाद में रिविजन करने बैठेंगे ना जब, तो इन दैट केस आपको हार्डली 1 घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर रिविजन हो जाएगा, ठीक है. ऐसा वाला हाल होता है. एक पोर्शन है फिक्स्ड इनकम का बीच में जो प्रैक्टिकल है, जिसमें बहुत न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है, और बाकी पोर्शन थियोरेटिकल है जिसमें अंडरस्टैंडिंग डीप है, पर जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है. ऑल्दो अपने क्लास में हर चीज़ में कैलकुलेशन डाल देते हैं, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन से बेटर समझ में आता है. जहाँ थियोरी भी होता है वहाँ पे भी मैं नंबर्स के हेल्प से समझाता हूँ, सो दैट कॉन्क्रीट हो जाए. तो अभी अपना जो टारगेट है वो है लर्निंग मॉड्यूल 17, 18 एंड 19, यानी 19 चैप्टर्स में से लास्ट 3 चैप्टर्स 17, 18 और 19, ये तीनों रिलेटेड है टू अ टॉपिक कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन. क्या? सिक्योरिटाइजेशन. तो ये सिक्योरिटाइजेशन टॉपिक जो है उसके अंदर अपने खोदेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. ओके, तो लेट मी टेक माय टाइम. बेसिकली जो बैंक्स है ना, वो जब लोन देते हैं तो बैंक के पास आप गए एक हाउसिंग लोन लेने के लिए, 20 साल का लोन है, आप 20 साल में EMI पे करने वाले हैं पर मंथ. तो क्या आप वो EMI पे कर पाएंगे? जो हाउस है वो कितने का है, बैंक वाला कितना लोन दे रहा है आपको, आप सैलरीड एम्प्लॉई है कि अदरवाइज है, आपका टेक होम सैलरी क्या है,
ये सब देख के, कोलैटरल देख के, आपका पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री देख के, आपका स्कोर देख के बैंक वाला लोन देता है ना, और एक सर्टेन रेट चार्ज करता है जो उस समय क्या रेट चल रहा है उस पर डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम आपका क्रेडिट वर्दिनेस क्या है उस पर डिपेंडेंट है। करेक्ट है, बैंक लोन चार्ज करता है, रेट चार्ज करते हैं। बैंक इस तरह का लोन बहुत जन को देता है। तो बैंक के बुक्स में एसेट साइड में, बैंक के बुक्स में एसेट साइड में 20,000 50,000 करोड़ का लोन्स दिया हुआ होगा, अलग अलग टाइप का। कोई हाउसिंग लोन, कोई क्रेडिट कार्ड लोन्स, कोई स्टूडेंट लोन, कोई कमर्शियल लोन, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये बैंक का एसेट साइड हो गया। लायबिलिटी साइड में बैंक के पास डिपॉजिट्स होता है लोगों का, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके अलावा बैंक के पास यहाँ वहाँ से बोरो किया रहता है। उसके अलावा खुद का कैपिटल होता है, खुद का कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। ऐसा सबको पता होना चाहिए कि जो लायबिलिटी साइड होता है ना, जहाँ से अपने पैसा उठाते हैं, उस पर जो इक्विटी कैपिटल होता है, दैट इज़ द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ द कॉस्टलीस्ट। उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को चाहिए, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज उन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। बाकी डिपॉजिट का आपको पता ही है, करंट अकाउंट में कोई ब्याज होता ही नहीं है, हार्डली 0%। सेविंग्स अकाउंट में 3-4% होगा, फिक्स डिपॉजिट पे 6-7-8% होगा। तो ये भी लो कॉस्ट, नो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, ठीक है। वी कॉल इट कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट इंडिया में बोलते हैं, ठीक है। तो एकदम लो कॉस्ट, नो कॉस्ट। उसके अलावा बैंक बोरो करता है बाजार में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब इशू करके उनका भी ब्याज लगता है। तो ये पूरा हिसाब किताब होता है। अब ट्रेडिशनली मतलब सपोज अपने बात करें ईयर 2000 के पहले, ईयर 2000 के पहले यानी बिफोर दिस मिलेनियम, बैंक्स यूज्ड टू हैव अ बाय एंड होल्ड मॉडल। क्या मॉडल? बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड मॉडल का मतलब है कि मैं अगर आप लोग को लोन दे रहा हूँ, आई एम द बैंक, मैं आप लोग को लोन दे रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि ये लोन को ठीक से दूँ, देख के दूँ, बिकॉज ये लोन मेरे बुक्स में रहने वाला है 20 साल तक। ओके तो इन केस अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, तो इन दैट केस ऑफ कोर्स मैं आपका प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, बट प्रॉपर्टी लेना वगैरह इतना इजी नहीं है इंडिया में। ओके कि बैंक वाला प्रॉपर्टी ले लेगा, उसको बेच देगा तुरंत। दीज आर नॉट द स्पेशलाइजेशन ऑफ बैंक। तो बैंक वाला क्या चाहेगा, काश जो क्लाइंट है वो डिफ़ॉल्ट करे और बैंक वाला फिर प्रॉपर्टी को ऊपर दाम पे बेच दे, या फिर बैंक वाला चाहेगा क्लाइंट जो है चुपचाप EMI दे और स्टोरी खत्म हो। व्हाट विल द बैंक वांट? चुपचाप EMI दे, स्टोरी खत्म हो। बैंक विल नॉट वांट दैट काश ये डिफ़ॉल्ट हो जाए, हम इसका प्रॉपर्टी जब्त कर ले, फिर ऊपर दाम पे बेच दे। ये सब धंधा नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक वाला बहुत देख के आपको लोन देता है, आपके कैरेक्टर पे, आपके कैपेसिटी पे, ठीक है। कोलैटरल जो है ना, जो हाउस है वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। फोकस रहता है ऑन योर रिपेमेंट एबिलिटी, ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड। और ये जो ही मैंने बात किया अभी लास्ट 5 मिनट में, आई हैव टॉक्ड कॉमन सेंस। मैंने ऐसा कोई भी बात नहीं किया जो कोई बोलेगा मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो एकदम कॉमन सेंस की बात की है। अब क्या है ना कि मतलब कैसे न कैसे ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये नया नया इनोवेशंस करता रहता है, तरीका ढूंढता रहता है जिससे कि और इकॉनमी ग्रो कर पाए। इकॉनमी को ग्रो करने के लिए जिनके पास पैसा है, यानी सेवर्स, हाउस होल्ड्स, उनसे पैसा निकल के जाना चाहिए टू द रेलिवेंट पर्पस, बिजनेस के पास, ठीक है। वो पैसा जो सेव हो रहा है वो सड़ के डिपॉजिट में नहीं पड़ा होना चाहिए, वो रोल होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द फाइनेंशियल सिस्टम एम्स फॉर। तो इसके लिए अलग अलग तरीका अपनाते रहते हैं। तो एक तरीका डिस्कवर हुआ इन द न्यू मिलेनियम विच वाज सिक्योरिटाइजेशन। क्या? सिक्योरिटाइजेशन इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड सिक्योरिटीज। जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट नाउ द न्यू कल्ट इज टोकनाइजेशन। क्या? टोकनाइजेशन, ये नया कल्ट चालू हुआ है। टोकनाइजेशन यानी जो भी चीज़ है उन सब को डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट कर दे। तो अपने जिस दुनिया में रह रहे हैं 2025 बियॉन्ड, उसमें वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ टोकनाइजेशन, जहाँ पे करेंसीज टोकनाइज हो रहे हैं, ठीक है। करेंसीज जो है वो टोकनाइज हो रहे हैं, वेदर यू टॉक अबाउट बिटकॉइन और वॉट एवर इट इज़, ठीक है। जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज टोकनाइज हो रहे हैं, जहाँ पे शेयर्स टोकनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो टोकनाइजेशन का एक नया कल्ट चालू हो रहा है अभी अपने युग में। वैसा ही 25 साल पहले
एक कल्ट चालू हुआ था सिक्योरिटाइजेशन. इट इज़ सो गुड फॉर यू टू कंपेयर दीज टू वेव्स, सिक्योरिटाइजेशन, टोकनाइजेशन. जब भी ये नया वेव चालू होता है इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होता है, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग. इनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं. तो वन क्लास ऑफ पीपल ओके विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इट. नहीं, ये यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, गड़बड़ हो जाएगा, लोग समझेंगे नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह. इस तरह का क्रिटिसिज्म होता है ना. ह्यूमन बींग्स का एक वो होता है एवर्जन टुवर्ड्स न्यू थिंग्स. कोई भी नया चीज़ है, नया जगह, नया क्लोथ्स, नया बुक्स, नया लैंग्वेज, अपने सब का उसके तरफ एक रिजिडिटी होता है डिफरेंट लेवल्स का. हाउएवर अ थिंग कैन नॉट बी ब्रश्ड अवे जस्ट बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, कि इसलिए फालतू है यार, छोड़ो यार, सिंप्लिसिटी में रहो. इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इसका इकोनॉमिक पर्पस क्या है. तो सिक्योरिटाइजेशन का पर्पस ये था कि वो जो बैंक के बैलेंस शीट में एसेट्स से सड़ रहा है, एसेट्स का मतलब रिसीवेबल्स, हाउसिंग लोन रिसीवेबल्स जिसको मॉर्टगेज बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, स्टूडेंट लोन रिसीवेबल्स. तो बैंक का जस्ट बैठा हुआ और बैंक ईएमआई कलेक्ट करते जा रहा है. क्या उसको ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जो पैसा अटका हुआ है बैंक का, वो पैसा इन्वेस्टर्स लोग, पीपल, पेंशन फंड, इंडाउमेंट फंड, जिनके पास इतना पैसा है, वो लोग उसको इन्वेस्ट कर देते और बैंक के पास फिर से पैसा आ जाता और बैंक वाला नया लोन दे देता. अपने चाह रहे काश फ्री कर देते वो एसेट्स को, माने वो एसेट्स जो है फ्री हो जाता बैंक से और बैंक वाला नया बिजनेस कर पाता. ठीक है, तो जिसका चर्निंग चाह रहे, CHURN, चर्निंग. और इसलिए सोचा गया कि यार एक प्रोसेस निकालते सिक्योरिटाइजेशन का, कि चलो उसको कन्वर्ट कर दे सिक्योरिटीज़ में. वो जो लोन्स है ना, उसको कोलैटरल रख के सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दे. किसमें? सिक्योरिटीज़ मतलब डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दे. देन यू विल थिंक दैट सर सिंपल है, बैंक वाले को डिबेंचर इशू कर देना चाहिए, पैसा रेज करेगा, नया बिजनेस करेगा. बट आप समझो, एक बैलेंस शीट ऑलरेडी 50,000 करोड़ का है. अगर बैंक नया 10,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करता है तो लायबिलिटी साइड में 10,000 करोड़ बढ़ा, और 10,000 करोड़ का नया लोन देता है तो एसेट साइड में 10,000 करोड़ बढ़ा. तो पूरा बैलेंस शीट कितने का हो गया? 60,000. बैलेंस शीट 50,000 करोड़ का था, 10,000 का नया लोन लिए, उससे 10,000 का अपने लोन्स दिए और उससे अपना बैलेंस शीट 60,000 हो गया. द पॉइंट इज दैट ये जो चीज़ है ना कि बैंक वाला लोन बॉन्ड इशू करके पैसा रेज करेगा और नया लोन्स दे देगा, ये चीज़ अलाउड नहीं होता है बाय द रेगुलेटर्स, बिकॉज ये रिस्क हो जाता है. क्या रिस्क हो जाता है? रिस्क इज दैट बैंक्स हैव टू हैव अ सर्टेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. मैंने पहले भी बोला था जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, बट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में कभी भी डीपली लेवल 1 में बोल नहीं पाते और ना बोल पाएंगे. ठीक है, बट आइडिया देते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब बैंक्स के पास खुद का कैपिटल कम से कम 10-15% होना चाहिए. कितना? 10-15%. सर आप 10 या 15 क्यों बोल रहे हैं? 12, 11 एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज वो डिपेंड करता है अपने किस कंट्री का बात कर रहे हैं. CFA इज़ नॉट US का प्रोग्राम, CFA इज़ नॉट इंडिया का प्रोग्राम या पाकिस्तान का प्रोग्राम. CFA इज़ अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन. देखो कभी भी वो एक कंट्री के अंदर घुस के उसका रेगुलेशन का बात नहीं करता है, वो खुला बात करता रहता है. और प्लस आज रेगुलेशन जो है इंडिया में, कल के दिन जब आप CFA बनेंगे वो रेगुलेशन होगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा भी होगा इंडिया का रट के कि ये रेगुलेशन है. अंडरस्टूड? तो इसलिए 10 से 15% तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है. इसका मतलब जो कैपिटल है बैंक का, दैट शुड बी से 15% ऑफ इट्स एक्सपोजर. क्या बोला? कैपिटल शुड बी 15% ऑफ इट्स एक्सपोजर. एक्सपोजर मतलब रिस्क, कि बैंक वाला जितना रिस्क ले रखा है उसका 15% खुद का पैसा होना चाहिए. मतलब होता है ना कि तुम दूसरे का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो तो खुद का पैसा भी तो लाओ. फिर कल के दिन पैसा डूब गया उस बिजनेस में तो दूसरा क्यों सफ़र करेगा? पहले खुद सफ़र करो. खुद मतलब इक्विटी. एक कंपनी का ओनर्स कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ना. तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं बैंक तुम इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लाना, कम से कम 100 रुपया का धंधा कर रहा है तो 15 तो इक्विटी शेयर होल्डर से ला, जिससे कि पहले अगर कुछ नुकसान हो तो नुकसान कौन सहेगा? इक्विटी. डिपॉजिटर्स क्यों सहेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन रिक्वायरमेंट. ये जो मैंने एक्सपोजर बोला, एक्सपोजर उसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट. क्या बोलते हैं? रिस्क वेटेड एसेट, RWA, रिस्क वेटेड एसेट. लुक एट द वर्ड रिस्क वेटेड एसेट. मतलब बैंक का जो एसेट्स है
वो सारे एसेट्स का अलग अलग रिस्क होता है। से बैंक के पास कैश इन हैंड है ना, कैश इन हैंड का क्या रिस्क है? कोई नहीं। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई कर रखा है, उस पर रिस्क हाई है कि लो है? लो। ठीक है, तो बैंक का जो एसेट साइड है उस पर तो अलग अलग रिस्क है ना। तो किसी किसी एसेट को 0% वेट मिलेगा, किसी किसी एसेट को 10% वेट मिलेगा, किसी किसी एसेट को 50%, किसी किसी एसेट को 100%, और उसके हिसाब से एक वेटेड एवरेज रिस्क वेटेड एसेट आएगा RWA। उसके अलावा कुछ कुछ रिस्क है जो बैंक के बैलेंस शीट में नहीं है। बैंक ने लोन नहीं दिया, बैंक ने गारंटी की है। क्या किया है? गारंटी, किसी और का गारंटी किया है। कुछ LC लेटर ऑफ क्रेडिट सुना होगा एक्सपोर्ट में, तो वो उसमें पैसा गया नहीं है पर जा सकता है, उसका भी रिस्क होता है। तो ये करके रिस्क वेटेड एसेट आता है बैंक का, और रिस्क वेटेड एसेट का 15% कम से कम खुद का कैपिटल होना चाहिए। समझ गए? सो प्रॉब्लम क्या है कि बैंक का कैपिटल लिमिटेड है, तो बैंक बाहर का पैसा उठा के, जैसे मेरा ऑलरेडी सपोज 100 रुपया रिस्क वेटेड एसेट है, 15 का मेरा इक्विटी है, 15 का इक्विटी है। अब मैं एक्स्ट्रा बिजनेस कैसे करूं? मैं लोन लेके बिजनेस नहीं कर सकता हूं, बिकॉज अगर मैंने और 100 का लोन लिया, मैंने पैसा उठाया, 100 का बॉन्ड इशू किया और फिर लोन दे दिया, तो फिर तो मेरा रिस्क वेटेड एसेट बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 का 15% क्या होगा? 30। तो कैपिटल 15 चाहिए कि 30 चाहिए? 30। तो इन दैट केस आई कांट डू द बिजनेस। ये सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है बैंक्स के लिए। तो इसका उपाय क्या है? सर बैंक को और इक्विटी कैपिटल रेज कर लेना चाहिए। सिंपल है, बैंक को इक्विटी शेयर इशू कर दो ना, इतना IPO चल रहा है, बैंक वाला और इक्विटी इशू कर देगा। ऑफ कोर्स कर सकता है, करता भी है। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। IPO के बाद जो होता है, ICICI बैंक ने किया, HDFC बैंक ने किया, सब ने किए। हाउएवर, जैसा मैंने बोला, इक्विटी इज कॉस्टली और लेस कॉस्टली। कॉस्टली तो बैंक वाले का मन नहीं करता है ज़्यादा इक्विटी इशू करने का। दूसरा, हर समय तो इक्विटी मार्केट वैसा नहीं होता है ना जो अभी चल रहा है कोविड के बाद से। तो इतना ज़्यादा IPOs क्यों आ रहे हैं? बिकॉज इक्विटी मार्केट्स आर बॉयंट। क्या पता इक्विटी मार्केट बहुत ख़राब स्थिति में है, जिससे अगर पब्लिक इशू करेंगे इक्विटी का तो बहुत ही नीचे दाम पे करना पड़ेगा। तो किसका मन करता है कि तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम मेरे को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाएगा? हिस्सेदार क्यों? जिससे हम पैसा लगाएं, पर वो भी कमती रेट पे बनाना पड़ेगा तुमको, मारे कमती दाम पे तुमको मेरे को शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। किसी का मन नहीं करेगा ना। तुम ज़्यादा पैसा अगर हम देंगे तो बोलेगा हाँ आप आ जाइए, पर हम कमती पैसा देंगे तब तुम क्यों बैठाएगा अपने पोजीशन में मेरे को। पर खराब इक्विटी मार्केट्स पे तो यही तो होता है ना कि बैंक्स को ये करना पड़ेगा, तो बैंक वाले ये करना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब क्या करें? या तो बिजनेस ही आगे नहीं करे, जितना है उतना ठीक है, ठीक है, और या फिर बैंक वाला, और ऐसा भी होता है ना, बैंक का जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, हो सकता है लो चल रहा है। लो का मतलब से BBB। क्या रेटिंग चल रहा है? BBB। एक AAA होता है, AA, BBB। तो लो रेटिंग चल रहा है, सच दैट बैंक अगर बॉन्ड इश्यू भी करता है, ठीक है, तो उस केस में बॉन्ड में इन्वेस्टर्स विल रिक्वायर हाई रेट ऑफ रिटर्न और लो रेट ऑफ रिटर्न। हाई रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टर्स विल रिक्वायर हाई रेट ऑफ रिटर्न। बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो बैंक वाला क्या करे? या तो हाई कॉस्ट पे खुद के नाम पे बॉन्ड इशू करे, या फिर बैंक वाला क्या करे? इक्विटी इशू करे खराब दाम पे, या बैंक वाला क्या करे? चुपचाप बैठ जाए कि भाई हमको और बिजनेस नहीं करना है। ये तीनों ही फ्रस्ट्रेटिव होगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस, ऐसे सिचुएशन में बैंक्स सिक्योरिटाइजेशन कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक के पास आया, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, और इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक को बोला कि आप ऐसा करो ना, आपके बैलेंस शीट में जो कुछ लोन्स दिया हुआ है, से 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, वो 2000 या 3000 करोड़ का लोन्स को ना सेल कर दो, सेल, बैलेंस शीट से हटा दो। इससे आपका रिस्क वेटेड एसेट गिर जाएगा, बैलेंस शीट फ्री हो जाएगा, और आप उससे नया बिजनेस कर रहे ना। तो आप अपने एसेट्स को बेच दो, सेल कर दो, ओके। और वो जो सेल करोगे एसेट्स को, एक नए एंटिटी को सेल करो, उस नए एंटिटी को बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी। SPV और SPE दोनों ही नाम है। वो SPV को इस तरह से नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज वो बना ही है इसी पर्पस के लिए। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो सर ये SPV तो ये बैंक वाला ही बनाता होगा, डजेंट मैटर, पर SPV का लीगल स्टैंडिंग अलग है।
लीगल स्टेटस उसका अलग है। तो एसपीवी जो है वो बैंक से उसका 3000 करोड़ का लोन खरीद लेगा और बैंक को 3000 करोड़ दे देगा, ठीक है। अब वो 3000 करोड़ का एसेट्स गया बैंक के पास से। एसपीवी क्या करेगा, एसपीवी उस 3000 करोड़ का जो एसेट्स है उसके अगेंस्ट में बॉन्ड इशू करेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट समझने का है, जिसके बिना पूरा क्लास बर्बाद एंड कोई फायदा नहीं है कि सर ये नौटंकी क्यों हो रहा है, कान ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं। डायरेक्टली पकड़ सकते थे, सिक्योरिटीज इशू करना है अपने सिक्योरिटी डायरेक्टली बैंक वाला इशू कर सकता था, पर आप क्या बोल रहे हैं, बैंक वाला अपना कुछ एसेट सेल करेगा एसपीवी को और एसपीवी सिक्योरिटी इशू करेगा। तो प्लीज इस चीज को समझो, और इसमें जितना टाइम जाए कोई इशू नहीं है कि बैंक वाला डायरेक्टली बॉन्ड इशू कर सकता था, पर अपने क्या बोले, नहीं सर बैंक वाला इशू नहीं करेगा, एक एसपीवी है उसको बैंक वाला अपना एसेट्स बेचेगा और एसपीवी जो है डिबेंचर इशू करेगा, सिक्योरिटी इशू करेगा। इसका रीजन ये है कि अगर बैंक इशू करता है डिबेंचर्स, तो उस केस में आप लोग जो डिबेंचर्स बाई करेंगे वो लोग बैंक को देख के डिबेंचर्स खरीदेंगे, और बैंक का क्रेडिट रेटिंग हाई है कि लो है, लो है, तो आपको रिस्क लगेगा। पर अगर आप एसपीवी का डिबेंचर्स बाई करेंगे तो आप देखेंगे उस एसेट्स को, 3000 करोड़ का जो एसेट्स था ना, उसको देख के आप डिबेंचर्स बाई करेंगे। आपको जो पैसा मिलने वाला है वो उस एसेट से मिलने वाला है, बैंक से नहीं। तो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मनी looking at the assets which have been sold to the SPV, not looking at the bank. तो you are not taking the bank का risk, you are taking the collateral का risk। और ये ऐसा वैसा कोलैटरल नहीं है कि एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है, अगर नहीं मेरे को पैसा मिला हम बिल्डिंग को बेच देंगे, नहीं यार, ये कैश फ्लो जनरेटिंग कोलैटरल है, ये हाउसिंग लोन्स है, ओके। ये 3000 करोड़ क्या है, हाउसिंग लोन्स दिया हुआ जिससे ईएमआई आ रहा है, तो वो जो ईएमआई आ रहा है उसी से आप लोग को इंटरेस्ट, कूपन और प्रिंसिपल मिलेगा जो लोग सिक्योरिटीज बाई कर रहे हैं। सर अगर वो हाउसिंग लोन जो लोग लिए थे वो लोग डिफॉल्ट कर दिए तो आपका पैसा डूबेगा। ये कोई नहीं बोल रहा है कि आप जो सिक्योरिटीज बाई कर रहे हो सेफ है, हम लोग ये बोल रहे हैं वो सिक्योरिटीज में जो रिस्क है वो कोलैटरल का रिस्क है, वो बैंक का रिस्क नहीं है, ठीक है। कल के दिन अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया, बैंक क्या हो गया, बैंकरप्ट, तो उसका जो डिपॉजिट होल्डर्स है वो लोग पैसा मांगेगा, तो वो लोग यही बोलेगा कि नहीं ये जो 3000 करोड़ का एसेट सेल हुआ था ना एसपीवी को, ये भी तो हम लोग का एसेट था, इसका भी हम लोग को पैसा दो, नहीं मिल सकता है। जो एसपीवी सेट होता है इट इज रिंग फेंस्ड, इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट, इट्स अ बैंकरप्सी रिमोट एसपीवी। व्हाट एसपीवी? बैंकरप्सी रिमोट एसपीवी। द एसेट्स सोल्ड टू द एसपीवी कैन नॉट बी टच्ड by the creditors of the bank. The assets sold to the SPV cannot be touched by whom? The creditors of the bank. बैंक का creditors लोग उस assets पे हाथ नहीं लगा सकता है। तो जो लोग भी securities buy कर रहे हैं they should be completely safe that हम लोग का assets हम लोग का है। हाँ, ये assets पे गड़बड़ हो गया तो अलग बात है, तो हम लोग को भी पैसा नहीं मिलेगा। That is securitization, converting the illiquid assets sitting in the books of finance companies or banks into liquid securities, ठीक है, that is securitization. It is like इतना जाम चल रहा था रास्ते में, आपने ऊपर में फ्लाईओवर बना दिया, ठीक है, तो जो फ्लाईओवर बना दिया वो सबके लिए बेनिफिशियल रहा ना, it was beneficial for everyone, it brought about efficiency, it increased liquidity, traffic flow. So securitization is like building a flyover in the millennium 2000 when there was a congestion going on in the normal banks का balance sheet, ठीक है। तो having said that, we know that what happened as a result of securitization in 2008, the global financial crisis, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बैंक्स वाले को पता है कि अब हम लोग अगर लोन दे रहे ना हाउसिंग लोन, तो हम लोग हाउसिंग लोन को अपने बुक्स पे रखने वाले नहीं हैं। हम लोग तो हाउसिंग लोन देंगे, देने के बाद उसको रीपैकेज करेंगे, एसपीवी को बेचेंगे और नया हाउसिंग लोन देंगे, रीपैकेज करेंगे, एसपीवी को बेचेंगे, नया हाउसिंग लोन देंगे। इसको बोलते हैं ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल। क्या? ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तुमको तो केवल हाउसिंग लोन देना है, उसके बाद उसको हटा देना है बैलेंस शीट से और फीस कमा लेना है, ठीक है। ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल तो जाहिर है जो खुद सहने वाला नहीं है वो ज़्यादा चेकिंग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो बैंक्स वाला जो हाउसिंग लोन दिया उस पर चेक करना बंद कर दिया, उसका काम था केवल अपना बिजनेस को बढ़ाना,
जिसको तिसको देना, जो अपने बोलते हैं सब प्राइम मॉर्टगेजेस और सब प्राइम क्राइसिस। प्राइम मतलब द बेस्ट कस्टमर्स को लोन मिलता था, सब प्राइम मतलब जो वर्स्ट कस्टमर्स है उन लोग को भी लोन मिलता था। ओके, निंजा ऐसे बोलते हैं, नो इनकम नो जॉब्स, ठीक है, देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड निंजा, फुल वर्ड याद नहीं आ रहा है, नो इनकम, ऐसे लोग जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, ओके, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको जानबूझ के बोलना लो ना ये प्रॉपर्टी और इसके अगेंस्ट में लोन सीख करो ना, हम देते हैं, ठीक है। तो दैट हैपेंड। बट सिंस चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन के बड़ाई के बारे में है, होते हैं ना, तो चैप्टर बुराई कम करने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपना मन करेगा हॉलिस्टिकली डिस्कस करने का, बट चैप्टर का टोन तो समझ में आना चाहिए। चैप्टर में सिक्योरिटाइजेशन का बड़ाई है, बुराई वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू ऑल्सो सेट योर ब्रेन दैट वे, बिकॉज अदरवाइज आपका मल्टीपल चॉइस रॉन्ग हो जाए। सिक्योरिटाइजेशन से क्या बेनिफिट्स होता है, सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है, उनमें कौन कौन से पार्टीज है, बस यही चैप्टर है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ओके, व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, who are the different parties involved in securitization, that is what they are this thing। शुभकांत ने देख के बताया ऐसा, नो इनकम नो जॉब्स नो एसेट्स, जो निंजा बोला ना, नो इनकम नो जॉब्स नो एसेट्स, तो निंजा बोरोवर्स, ठीक है, निंजा लोन्स, इट्स ओके, वो निंजा बोरोवर्स थे, निंजा लोन्स, ठीक है, दैट्स इट। तो दैट इज सिक्योरिटाइजेशन का बेसिक्स। The best part about the CFA program, especially for the newcomers, is that अपने ऑर्डिनरली कोई चीज़ पढ़ते हैं ना बचपन से, उस पर टेंशन होता है कि यार समझ के भी क्या फ़ायदा, अल्टीमेटली तो एग्ज़ाम में लिख के आना पड़ेगा, तो लिखेंगे कैसे। सपोज तुमने कुछ समझ लिया है, अब तुमको एग्ज़ाम में लिख के आना पड़ेगा वो चीज़, तो उसका डबल चौबल टेंशन। यहाँ वहाँ पे इंग्लिश आ गया, और वो भी इंग्लिश वो लोग का वर्ड्स यूज़ करते हुए, यानी वहाँ पे रटना आ गया, और खुद का इंग्लिश स्ट्रांग है तो ठीक है, डिपेंड करता है कैसा एग्जाम है। सीए वगैरह एग्जाम में खुद का इंग्लिश एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, बोलेगा तुमने वो क्यों नहीं लिखा जो स्टडी मैट में लिखा हुआ है, तो पूरा रटन तो तोता बनाए थे अपने को। तो वे द अंडरस्टैंडिंग गोज टू द ड्रेन, एंड व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि आप क्या उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो वो टेंशन के साथ स्टूडेंट सुनता रहता है, पॉइंट्स याद करता रहता है, न्यूमोनिक याद करता है, जैसे निंजा वाज अ न्यूमोनिक, जो मेरे को याद नहीं था बिकॉज मेरे को याद नहीं करना है, ठीक है, शॉर्टकट कोड हेन तेन पॉइंट्स, ठीक है, ये सब चलता रहता है। अपने केवल समझना है, केवल तुम्हारे माइंड में कुछ जा रहा है, मेरा काम हो गया, बिकॉज उसके बाद मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस का सुरुपोती लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में कि यार क्या बोल रहा है, बट एक बार आप और प्रैक्टिस की एंड गिवन द एक्सप्लेनेशन, आप देखेंगे हाँ बोल नहीं पा रहे इंग्लिश में कि क्या क्या सिक्योरिटाइजेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहे, बट समझ में आ गया है, क्वेश्चंस कर पा रहे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डीप अंडरस्टैंडिंग विदाउट स्पीड, एंड देन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस टू इंश्योर दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस। एंड देयरफॉर द सीएफए प्रोग्राम का जो थियरी वाला पार्ट है, दे बिकम वेरी ईजी। हाउएवर देयर आर अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, 10 या 15 या 20%, जिनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है कि चला गया है क्लास 11-12, ये सब अपने को लर्न नहीं करना है, और दे वंस अगेन थिंक दैट मेरे को पॉइंट्स याद है क्या, मैं देखे बिना बोल पा रही हूँ क्या एडवांटेजेस था। अरे देखे बिना क्यों बोलना है तुमको तो पॉइंट्स दिया रहेगा मल्टीपल चॉइस में, अपने आप रिकलेक्ट करना है। मेरे को टेंशन है बिकॉज सिंस मैं किताब खोल के नहीं पढ़ाता हूँ, तो मेरे को टेंशन होता है एज अ टीचर, विच आई डोंट लाइक, कि मेरे को याद करना पड़ता है ऑथर ने क्या क्या बोला था, ठीक है, जो कि अदरवाइज सीएफए इंडस्ट्री में कोई और पढ़ाता है उसको वो भी टेंशन नहीं है, बिकॉज पीपीटी चल रहा है, उसमें सारा लिखा हुआ है। कैन यू सी द पॉइंट्स, बेनिफिट्स, दीज आर द बेनिफिट्स, दे सो इजी, अंडरस्टूड। तो मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ आप लोगों को कि आई डोंट लाइक लर्निंग अप, तो कई बार I also tend to tell you that instead of me also trying to dictate the points in the same language, let us understand the concept, go into the questions, understand why are the questions, use a lot of GPT stuff for the purpose of understanding and preparing, ठीक है। तो ये अपने को करीब 11 बजा है। वी स्टार्टेड द क्लास एट 10:32। शुरू के 10 मिनट में जनरली वेलकम कर रहा था न्यू स्टूडेंट्स को, तो मेरे ख्याल से मैंने 15-17 मिनट जो है सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बोला है, ठीक है। इसको इस तरह से बोल के वो सीमेंट नहीं होने वाला आपके अंदर, अपने को टाइम लेना पड़ेगा। तो करीब 9:30 पे मैं बैठा था, आई सैट ऑन चैट जीपीटी एंड आई सेड जीपीटी को कि क्रिएट एन एग्जाम्पल जिसमें
एक पर्टिकुलर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कौन कंपनी है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका बहुत सारा हाउसिंग लोन दिया हुआ है। और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का अचानक से कुछ NPAs हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कुछ कुछ हाउसिंग लोन्स डेलिंक्वेंट हो गए, जो लोग पैसा नहीं दे रहे। इस कारण से इसका क्रेडिट रेटिंग गिर गया है अचानक, BBB, AA था BBB हो गया। और अगर आज के दिन ये बॉन्ड इशू करता है तो बहुत हाई रेट पे बॉन्ड इशू कर पाएगा, कॉस्ट बहुत हाई होगा। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ना एकदम बाउंड्री पे चल रहा है, तो ये कैपिटल रेस करे बिना नया बिजनेस कर नहीं पाएगा, ठीक है। और बहुत ही दिक्कत में है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसके पास एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आता है, वो बोलता है कि आप सिक्योरिटाइजेशन कर लीजिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला इसका एक आइटम सेट बनाओ। क्या बनाओ? आइटम सेट CFA लेवल 1 में नहीं आता है, आइटम सेट CFA लेवल 2 में आता है। CFA लेवल 1 में सिंगल मल्टीपल चॉइस आता है, बस ये क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऑप्शन। और आइटम सेट क्या होता है? एक राइटअप है जिसके ऊपर 4 या 6 क्वेश्चन आएगा, समझ गए? वो आइटम सेट। तो कभी कभी चीज़ को पूरा समझना पड़ता है, तो आइटम सेट बढ़िया होता है ना, बिकॉज अपने एक चीज़ को स्टोरी वाइज समझ पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो मैंने वो आइटम सेट GPT को बनाने बोला, फिर मेरे पास टाइम था नहीं, तो इन दैट केस मैंने अपने एक स्टूडेंट को, शुभकांत को बोला कि आई हैव जस्ट रफली प्रिपेयर्ड इट, GPT ने बनाया है, तुम इसको ऑडिट कर लो, चेक कर लो, और चेक करके रिफाइन कर दो, और रिफाइन करके क्लास स्टार्ट होने के पहले मेरे से शेयर कर देना, ठीक है। तो क्लास जब स्टार्ट हुआ उसके जस्ट पहले शुभकांत का आया था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी विल ओपन। अगले से ही मिस्टेक हो सकता है, ऑल्दो ही पास्ड आउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2013 विथ मी, 2013 में, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर्ड है, ठीक है। एंड ही इज़ अ टीचर असिस्टेंट वर्किंग अंडर मी, तो आई हैव सीन हिम इस कैलिबर, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। आई हैव ऑल्सो नॉट ऑडिटेड द सेम, बट आई थिंक वो अच्छा शुरुआत होगा। प्लस GPT को कमांड दिया था मैंने न्यूमेरिकल बनाना। क्या बनाना? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आएगा नहीं इस चैप्टर में, एक न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मैंने जानबूझ के नंबर्स डालने बोला था, बिकॉज बिलीव मी, नंबर्स के हेल्प से ही तुम लोग को रिदम आएगा। गॉट इट? ओके। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ जजिंग एट दिस स्टेज कि साहब जो बोले समझ में आया सर, पर पूरा समझ में नहीं आया। डोंट जज, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। विल गिव इट टाइम, रोल ओवर करते रहेंगे जिससे अपने को अच्छा लगे। 3 चैप्टर्स है, एक है चैप्टर 17 जो है सिक्योरिटाइजेशन, एक है चैप्टर 18 जो है ABS, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। क्या बोला? और एक है चैप्टर 19 जो है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। एक है एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज और एक है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज हाउसिंग का हो गया, और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज कोई और तरह का एसेट्स हो गया, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ऑटो लोन रिसीवेबल्स, ठीक है। तो बहुत तरह का चीज है, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में आ सकता है। तो देयर आर 3 चैप्टर्स इन CFA लेवल 1 ऑन सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है? लेवल 3 में। कहाँ पे? लेवल 3 में, समझ गए? लेवल 3 के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लेवल 1, कि L1 बाई चांस दाया बाया टान के निकल गया तो तेरे को लेवल 3 छोड़ेगा नहीं, एंड तब जाके बाजार में बोलेंगे लेवल 3 जो है मैंने किया नहीं, आई डिडंट वांट टू डू, यू नो, L2 के बाद छोड़ दिया था, जॉब तो लगी गया। तो वही है, मीडियोक्रिटी की तरफ आप जा रहे हैं ना, आप वही 1 लाख के ट्रैक पे पहुंच रहे हैं। आपको जॉब चाहिए, 12 लाख 13 लाख का पैकेज, घर पे 1 लाख रुपया आ जाए पर मंथ, और आ भी जाएगा, और देखना कैसे दुखी होगे जीवन में। घर घर की कहानी है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन दैट केस वी डोंट वांट दैट टू हैपन। चलिए, सो नहीं, ये तो ये है, लेट्स हैव अ लुक। तो ये आइटम सेट है 6 क्वेश्चंस का। औरोरा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इज अ मिड साइज्ड इंडियन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्राइम सैलरीड बोरोवर मॉर्टगेज लोन्स।
एक हट के डिस्कशन कर रहा हूँ बिकॉज अपने को हमेशा करना चाहिए। इन द करेंट इन्वायरमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का शेयर प्राइस इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बहुत जोर से बढ़ा है। रीज़न क्या है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ रहता है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स दिया रहता है और इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहा है। आरबीआई हैज कट द रेपो रेट ओके ऑन द 5th। तो इंटरेस्ट रेट गिरने से जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो जो डिस्काउंट हो रहा है वो लोअर रेट से हो रहा है फ्यूचर कैश फ्लोज। और जितना लंबा कैश फ्लोज है ना, पावर 30 का पावर 35 का पावर, उतना ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने a CFA स्टूडेंट वर्किंग इन द इक्विटी इंडस्ट्री कैन वेरी वेल पोजिशन हिमसेल्फ इनटू दोज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनके पास लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है, मेरली बाय द अंडरस्टैंडिंग दैट यस इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन डाउनवर्ड साइकिल। मैंने कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इक्विटी मार्केट्स में। समय नहीं है मेरे पास डाइवर्ट ज़्यादा करने का, ऐसे ही मौका मिला तो हिंट दे दिया। अगर किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आया तब भी कोई बात नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब होगा तो फिर से रिलेट करूँगा और इक्विटी पढ़ाते समय फिर से रिलेट करूँगा। ठीक है ना। सो ऑरोरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, प्राइम सैलरीड बोरोवर को लोन्स देता है, प्राइम बोरोवर्स को। ठीक है ना। एज ऑन 31 मार्च 2004 ऑरोरा रिपोर्ट्स टोटल एसेट्स 12,000 करोड़, बैलेंस शीट का टोटल। रेसिडेंशियल रिटेल मॉर्टगेज लोन्स 9,000 करोड़, रेगुलेटरी कैपिटल टियर 1 1,500 करोड़। ये कैपिटल इक्विटी फंड्स है, इक्विटी प्लस रिजर्व सोच लो। ठीक है, तो रिस्क वेटेड एसेट्स 10,000 करोड़। तो ऑल्दो 12,000 करोड़ का टोटल एसेट्स है, पर उसमें से बहुत सारा कैश इन हैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब होगा, तो इस कारण से उसको वेट्स कम दिया गया होगा। तो रिस्क वेटेड एसेट 10,000 करोड़ है। कितना है? 10,000 करोड़। मैंने बीच में इंडिकेट किया था कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। क्या होता है? कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो 1,500 डिवाइड बाय 10,000 कितना? 15% लिखा हुआ है। ऑरोराज रिपोर्टेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एग्जैक्टली 15%। ठीक है ना। आफ्टर रेटिंग डाउनग्रेड फ्रॉम ए टू BBB+, पहले इसका रेटिंग AAA ए था, कुछ गड़बड़ हुआ है तो BBB+ हो गया। न्यू अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स वुड कॉस्ट 11% अगर इशू करेंगे अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स तो। न्यू मॉर्टगेजेस यील्ड 9.25%। नया हाउसिंग लोन देंगे तो कौन से रेट पे लोन दे सकते हैं? 9.25। यानी ये तो बेवकूफ़ी होगा कि ऑरोरा नया बॉन्ड इशू करेगा 11% पे और उस पैसे से हाउसिंग लोन देगा 9.25% पे। थिंक, ऑरोरा will issue bonds in the market at 11% cost and use the money to give loans at 9.25% cost, a negative spread of 1.75%। क्या ये बिजनेस ऑरोरा को करना चाहिए? नहीं, एकदम भी नहीं। बैंक वाला तो कमती ब्याज पे पैसा उठाता है और ज़्यादा ब्याज पे देता है, तब तो स्प्रेड कमाते हैं ना। इक्विटी मार्केट्स ट्रेड एट 0.8 टाइम्स बुक। तो यहाँ पे 2 मिनट लूँगा मैं। आपने नाम सुना होगा प्राइस अर्निंग्स रेशियो, कि जो शेयर प्राइस है वो हाउ मेनी टाइम्स अर्निंग्स है। वैसे ही होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, कि जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू का कितना टाइम्स है। बुक वैल्यू माने फेस वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू माने बैलेंस शीट में जो नेटवर्थ है उसका कितना टाइम्स है, उसको बोलते हैं पीबी रेशियो। कौन सा रेशियो? पीबी रेशियो। तो यूजुअली बुक वैल्यूज को ध्यान नहीं दिया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट से आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस का पीबी रेशियो का किसी ने बात किया तो उससे बेवकूफ़ आदमी कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फोसिस का जो एसेट्स है ना वो बुक्स में नहीं है। इन्फोसिस हैज़ इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है, इट इज़ नॉट देयर इन इट्स बुक्स। हाउएवर फॉर बैंक्स, उनका जो एसेट्स है वो तो लोन दिया हुआ है ना, दे आर फाइनेंशियल एसेट्स, तो उन पे काफ़ी हद तक भरोसा किया जा सकता है। तो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज में बुक वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर दे टॉक अबाउट पीबी रेशियो। व्हाट रेशियो? पर बोल रहा है जो पीबी रेशियो है वो 0.8 टाइम्स है। यानी अगर बुक्स में अपना वैल्यू 120 रुपया है तो 0.8 इंटू 120 पे शेयर इशू कर पाएंगे। कितने पे? 0.8 इंटू 120, विच इज़ वेरी वेरी लो। जो मैंने बोला ना आईपीओ मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है, आप बहुत कमती दाम पे शेयर इशू कर पाएंगे। लिखा हुआ हाईली डाइल्यूटिव फॉर इशूएंस। क्या? हाईली
डाइल्यूटिव फॉर इशुएंस, एक बार इसका मतलब समझाऊं, स्क्रीन हटाना, सुनो प्लीज। आप अपने आप को इमेजिन करो, तुमने कोई स्टार्टअप चालू किया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, 4-5 साल हो गया स्टार्टअप चालू हुए हुए, स्टार्टअप का रेवेन्यू अभी 2 करोड़ है, ठीक है ना, तुम्हारा उस पर 100% ओनरशिप और कोई ओनर नहीं है। अब तुम उस पर बड़ा एक्सपेंशन चाह रहे हो, तो तुम सोच रहे हो किसी पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल फंड को स्टेक दे के पैसा उठा ले, स्टेक दे के पैसा उठा ले। तो अब वो वेंचर कैपिटल फंड जो है, अगर तुम्हारा वैल्यूएशन करेगा 2 करोड़, जो तुम्हारा अर्निंग्स है वो 2 करोड़ का 10 टाइम्स, तो क्या होगा 20 करोड़। तो 20 करोड़ का वैल्यूएशन होगा और तुम उसको स्टेक देगा सपोज 20%, तो कितना लाएगा 4 करोड़। कितना लाएगा 4 करोड़। बट अगर वैल्यूएशन होता 40 करोड़ और तुम उसको स्टेक देता 20%, तो कितना लाता 8 करोड़। अगर वैल्यूएशन होता 80 करोड़ और 20%, तो कितना आता 16 करोड़। यानी अपने ज़्यादा दाम पे अगर स्टेक देंगे तो जाके बेटर रहेगा ना। तो बोल रहा है वो अभी हो नहीं पा रहा है, स्क्रीन दिखाओ। अभी केवल 0.8 टाइम्स पे अपने को शेयर इशू करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है। अरोरा वांट्स टू ग्रो 15-20% बट फेसेस फंडिंग एंड कैपिटल कंस्ट्रेंट, ये प्रॉब्लम है। तो अरोरा को ग्रो करने का मन है 15-20% से। वो अपने जो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस होता है ना, और जो एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, उस पर गाइडेंस दिया हुआ है हम लोग 15-20% से रेट से ग्रो करेंगे। पर ग्रो करने के लिए तो पैसा चाहिए। बॉन्ड इशू कर नहीं पा रहे बिकॉज 11% पे इशू करना पड़ेगा, जबकि बिजनेस कर पाएंगे 9.25 का। और अपने इक्विटी इशू कर नहीं पा रहे बिकॉज शेयर मार्केट गिरा हुआ है, शेयर मार्केट गिरा हुआ है। तो हम लोग पूरा अटक गए हैं। 15-20% से कैसे ग्रो करेंगे, इसका भनक बाजार को मिल रहा है और शेयर मार्केट में और हमारा शेयर का दाम खराब होते जा रहा है। प्लीज़ टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रशिंग इनटू इट। आप समझ रहे हो चीज़ को। ये शेयर मार्केट वाला पार्ट भी ला रहा है, सारा पार्ट ला रहा है। ये किस तरह से एक NBFC फंसा हुआ है, समझ गए, ठीक है। तो यू आर मोर लेस क्लियर अबाउट द एंटायर सिचुएशन विच इट्स फेसिंग, कि बिजनेस कैसे करे, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कैसे उठाए। डेट उठा नहीं पाएगा बिकॉज 11% ब्याज है। इक्विटी उठा नहीं पाएगा बिकॉज बहुत ही कम दाम पे इक्विटी इशू करना पड़ेगा। यस द लाइव स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर अबाउट इट? जो लोग लाइव बैच में कर रहे हैं, अंश लांबा, दिव्या पारिक, अक्षरा तांबी, सूर्यांश, नरेंद्र, यस। तो एवरीबडी इज मोर और लेस ओके विथ इट कि यस सर, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब नंबर्स लाने के लिए दिया हुआ है, ये यहाँ पे जीपीटी ने वो वाला पार्ट डाला नहीं जो मैंने उसको डालने बोला था। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने पास आया। कौन? इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक, ठीक है। वो आया और उसने बोला कि 2000 करोड़ का आप सिक्योरिटाइजेशन कर लीजिए, 2000 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन कर लीजिए, जिसमें आप अपना होम लोन्स, वो होम लोन्स को सेल कर दीजिए। सिक्योरिटाइज करना मतलब आपको इसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना है वाया द एसपीवी। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलिक्विड एसेट्स ऑन योर बैलेंस शीट इनटू सिक्योरिटीज वाया द एसपीवी रूट, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना वाया द एसपीवी रूट, ठीक है। तो बोरोवर इंटरेस्ट रेट 8.75%, यानी कि ये 2000 करोड़ का जिन्होंने होम लोन्स ले रखा है ना, जो लोग होम लोन्स ले रखे हैं वो लोग तो बोरोवर्स हो गए। तुम होम लोन लोगे तो तुम बोरोवर हो गए। वो लोग 8.75% पे लोन लिए हुए। इस 2000 करोड़ पे 8.75% जनरेट होने वाला है, ठीक है ना। रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर्स है। लो हिस्टोरिकल डेलिंक्वेंसीज है, इनमें ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं है। तो एसपीवी जो है, एसपीवी जो इसको 2000 करोड़ देगा अरोरा को, वो एसपीवी के पास 2000 करोड़ कैसे आएगा? वो तो अभी अभी पैदा हो रहा है। तो एसपीवी सिक्योरिटीज इशू करेगा 3 तरह का सिक्योरिटीज, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये जो क्लास हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं,
ये फ्रेंच या लैटिन में इसको बोलते हैं ट्रांचेस। क्या बोलते हैं? ट्रांचेस। ठीक है, फ्रेंच में बोलते हैं, लैटिन में बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इच्छा नहीं है। तो अभी कोई बोलने वाला है वहाँ पे, नो सर, जर्मन में बोलते हैं वहाँ। ठीक है, तो आपको जान लो जो भी है। मेरे को इसलिए ट्रांच बोलना पड़ रहा है बिकॉज यूजुअली वर्ड ट्रांच यूज किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांचेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जादू, क्लास ए का AAA रेटिंग है। तो क्या अजीब बात है कि जो बैंक है जिसके पास ये एसेट्स था, जिसका खुद का रेटिंग BBB+ था, वो उन एसेट्स को अलग करके एसपीवी के थ्रू इश्यू कर रहा है, और उसमें जो इश्यू कर रहा है उन सिक्योरिटीज का रेटिंग एजेंसी AAA रेटिंग दे रहा है। क्या? AAA। आर यू अंडरस्टैंडिंग? AAA रेटिंग। इट इज लाइक द माइदर्स टच बोलते हैं क्या अपने, कि माने छूते ही सोना हो जाएगा, माने एसपीवी के छूते ही ये सोना हो जा रहा है। समझ गए? तो AAA रेटिंग। तो क्यों ये AAA रेटिंग हो पाएगा? वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। और वैसे सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे रेटिंग एजेंसीज को बहुत बढ़िया से ऐसे मारा गया था, समझ गए, माने बेइज्जती किया गया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एनीवेज, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास ए का AAA रेटिंग 1600 करोड़, 2000 करोड़ में से 1600 करोड़ क्लास ए का सिक्योरिटीज, उनका कूपन 7.75%। क्लास बी को ए रेटिंग, व्हाट रेटिंग? ए रेटिंग 300 करोड़ का 9.75% कूपन। क्लास सी सबॉर्डिनेट, रेसिडुअल, इक्विटी, ठीक है, 100 करोड़ रिटेन्ड बाय ऑरोरा, रिटेन्ड बाय ऑरोरा। तो 1600 प्लस 300 1900 प्लस 100 कितना? 2000, 2000 करोड़ का हिसाब हो गया। जो क्लास सी है उसका कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है, वो इक्विटी टाइप हो गया, रिटेन्ड बाय ऑरोरा। तो ऑरोरा क्या बोला? कि एसपीवी जो सिक्योरिटीज इशू करेगा ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उस क्लास सी को तो हम ही ले लेंगे, क्लास सी को हम ही ले लेंगे। तो ऑरोरा का बैलेंस शीट समझो, बैलेंस शीट में 2000 करोड़ का हाउसिंग लोन दिया हुआ था, वो हट गया बैलेंस शीट से, पर 100 करोड़ का क्लास सी सिक्योरिटीज आ गया। क्या आ गया? सिक्योरिटीज आ गया। 1900 करोड़ से बैलेंस शीट रिड्यूस हुआ है। आई यू ओके विथ इट? 2000 करोड़ का एसेट्स हटा और 100 करोड़ का सिक्योरिटीज आ गया एज एन एसेट, ठीक है। 1900 करोड़ से बैलेंस शीट रिड्यूस हो गया। आप लोग को फीलिंग आ गया होगा क्या होगा कि वो जो 2000 करोड़ का हाउसिंग लोन है ना, जो लोग पैसा देंगे, जो लोग लोन ले रखे और ईएमआई देंगे, वो ईएमआई से जो पैसा जनरेट होगा वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? ए के पास कि बी के पास कि सी के पास? ए के पास, ठीक है। अगर उसका बाल्टी भर गया तो बाल्टी भर के पानी ओवरफ्लो होता है ना, तो ओवरफ्लो होके जाएगा बी के पास, और बी का बाल्टी भर गया तो ओवरफ्लो के बाद किसके पास जाएगा? सी के पास। तो बाल्टी भर गया मैंने बोला बिकॉज ये लोग इसको बोलते हैं वाटरफॉल स्ट्रक्चर। क्या? वाटरफॉल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बाल्टी का नाम नहीं लूंगा तो कैसे समझेंगे और याद रखेंगे अपने? वाटरफॉल स्ट्रक्चर, समझ गए। तो पानी का बहाव आ रहा है बोरोवर से, जो लोग ईएमआई पे ले रखे हैं, पैसे का बहाव, और वो उछल उछल के नेक्स्ट बाल्टी पे जा रहा है। हनी चंचलानी को बहुत अच्छा लगा ये बाल्टी वाला सिस्टम, बोला नहीं उन्होंने, मैं मन का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल स्ट्रक्चर। तो आई एम नॉट वांटिंग दैट आप लोग को वाटरफॉल स्ट्रक्चर याद नहीं आए क्या था, ठीक है। अगर बाल्टी बोलने पे याद नहीं आए तो थू है मेरे बोलने पे, अंडरस्टूड। तो बकेट वाइज तो वाटरफॉल स्ट्रक्चर है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर 2000 करोड़ में से 20 करोड़ डूब जाता है, पैसा आता ही नहीं है 20 करोड़, तो इन दैट केस कौन सहेगा? क्लास सी। 80 करोड़ डूबता है तो कौन सहेगा? क्लास सी। 120 करोड़ डूबता है तो कौन सहेगा? सी और बी, सी और बी, बिकॉज 100 करोड़ ही सहने लायक है ना वो, सी और बी, दैट वे। अगर 400 करोड़ से ऊपर डूबता है तो कौन सहेगा? ए। तो जो ए को AAA रेटिंग मिला है, ए को AAA रेटिंग वो इसलिए मिला है क्योंकि ए को 2 बॉडीगार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन? सी और बी। सी सबसे पहले खड़ा है गोली खाने के लिए, उससे भी ज्यादा गोली आया तो बी खाएगा, उससे भी ज्यादा गोली आया तो ए खाएगा, समझ गए।
देयरफॉर बेटर रेटिंग मिल सकता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि अगर अपने एक शादी में जाते हैं और शादी में वी हैव खाना जो है ना सब एक साथ ही रखा हुआ है, सब तरह का खाना, चाहे वो जैन फूड हो, चाहे वो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड हो, चाहे वो नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन फूड है, समझ रहे होंगे। आजकल हिंद सब जन तो अंडा तो खाते ही है, और अंडा खाते होते अंडा तो चिकन खाते ही है, बंगाल में है तो फिश खाते ही हैं, तो वो नॉर्मल वेजिटेरियन नॉर्मल नॉन वेज हो गया। फिर उसके ऊपर नॉन वेज, ठीक है, तो कि जो लोग मटन खाते हैं या जो खाते हैं, फिर हो गया बीफ वगैरह, फिर हो गया पता नहीं लेपर्ड वगैरह क्या खाएंगे, ठीक है। तो नाउ वंस अगेन व्हेन आई एम सेइंग आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन एनीबॉडीज लाइवलीहुड, मैं पॉलिटिकली और ये सब चीज़ों में एकदम सेफ रहता हूँ, ठीक है। डोंट ट्राई टू रीड के सर इस तरह से बोले मतलब सर ये बोलना चाह रहे थे, कुछ नहीं, अपना अपना इच्छा। बट द पॉइंट इज डेट सबको मिला दिया ना, ये तो बहुत गड़बड़ किया, तो कोई नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो उस केस में व्हाट सिक्योरिटाइजेशन डज इज दैट वो रीपैकेज कर देता है कि यहाँ पे जैन फूड पड़ा हुआ है, यहाँ पे वेज फूड है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, जिसको जो सूट करता है उठा लो, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग रिस्क एपेटाइट लोगों का होता है, किसी को ज़्यादा रिस्क चाहिए और ज़्यादा रिटर्न मांगता है, किसी को कमती रिस्क चाहिए और कमती रिटर्न मांगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अपने लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेटिंग लाइन बात करेंगे तब समझ में आएगा, लिखा हुआ ऑरोरा एक्ट्स एज अ सर्विसर अर्निंग 0.5% पर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो बोरोवर्स है ना, वो बोरोवर से तो ईएमआई कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर उनका ईएमआई नहीं आ रहा है उनको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, अगर लीगल नोटिस देने के बाद नहीं आ रहा है तो कोई और को भेजना पड़ेगा, ठीक है, फोन करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, तब भी नहीं आ रहा है तो कोर्ट में फाइल करके उनका प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को बिकवाना पड़ेगा। ये सारा काम इज कॉल्ड सर्विसिंग। ओके, रामू वाला काम, तो ये रामू वाला काम कौन करेगा, बैंक बोला हम ही करेंगे, ओके। तो बैंक वाला 0.5% उसका चार्ज करेगा, 0.5% पर ईयर सर्विसिंग फी। SPV receives borrower interest 8.75% and pays coupon to A and B, residual goes to C, residual goes to C। चलो निकालते हैं C का रिटर्न क्या होने वाला है, कैलकुलेट करते हैं अपने। तो देखो 2000 करोड़ पे अगर मान लेते हैं डिफॉल्ट नहीं होगा तो 8.75% आने वाला है, सही बात है, पर 0.5% सर्विसर चार्ज करने वाला है, तो 8.25% आने वाला है। देखो समझ में आया क्या, 2000 करोड़ जो है उस पे 8.75% आने वाला है, बट सर 0.5% तो सर्विसर चार्ज करने वाला है, तो 8.75 माइनस 0.5 कितना, 8.25 आने वाला है, निकाल लो। 8.25% ऑफ 2000, 8.25% ऑफ 2000, जिनके पास कैलसी है वो लोग निकाल रहे हैं, जिनके पास कैलसी नहीं है वो लोग फोन पे निकाल रहे हैं, जिनका फोन का ही मन नहीं है वो लोग मन में सोच रहे हैं। 2000 करोड़ का 8.25%, 2000 करोड़ का 8.25% होता कुछ नहीं, होता ये है कि जरा सा निकालने से ना लगता है तुम भी गाड़ी साथ में चला रहे हो और एक फीलिंग अलग आता है। 2000 करोड़ का 8.25% 165 करोड़, तो जिन लोगों के पास कैलसी है 165 करोड़ को STO1 में डाल दिए, ठीक है। कोई लोग कॉपी में साइड में लिख लिए, कोई मन में रख लिए, 165 करोड़ मेमोरी में चला गया अपना। अब अपने क्लास ए को पे करेंगे 1600 करोड़ का 7.75%, निकालो 1600 करोड़ का 7.75% कितना, 124 करोड़ क्लास ए को पे करेंगे, वो भी स्टोर करेंगे STO2 124, और क्लास बी को पे करेंगे 300 का 9.75%, 300 का 9.75%, 300 का 9.75% कितना, 29.25 करोड़, ठीक है। तो 165 में से ये दोनों लेस कर दो, 165 माइनस 124 माइनस 29.25, 165 माइनस 124 माइनस 29.25, 165 माइनस 124 माइनस 29.25 क्या बचा, 11.75 करोड़ सर क्लास सी के पास जाएगा।
तो 11.75 डिवाइड बाय 100, 11.75%। तो क्लास सी का बेस्ट केस रिटर्न, क्या रिटर्न? बेस्ट केस, बेस केस नहीं, बेस्ट केस रिटर्न 11.75% है इस एग्जाम्पल में। बेस्ट क्यों बोला? बिकॉज सबसे बेस्ट ये है कि कोई पैसा डूबेगा नहीं, 2000 करोड़ में से एक भी पैसा डूबेगा नहीं, सभी जन जो हाउसिंग लोन लिए थे वो हाउसिंग लोन चुका देंगे। ऐसा होता थोड़ी है, समझ गए? बट अगर ऐसा हुआ तो 11.75% क्लास सी का रिटर्न है। फिगर्स को और भी मैं कुछ और कर सकता था, मेरे पास टाइम मिलता तो मेरे ख्याल से मैं और लुक्रेटिव करता, जैसे क्लास सी का मैं 18-20% रिटर्न निकालता, जिससे कम से कम क्लास सी को बाई करने का जिगरा तो होता कि चलो रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी तो है 18-20%। समझ रहे हो? ऐसे तो 11 पॉइंट समथिंग अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, पर जो है सो है। इस तरह का कैलकुलेशन कोई भी हालत में एग्जाम में नहीं आ सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? करने से आदमी का दिमाग खुलता है। तो आपने 11.75 करोड़ निकाला ना, अब इसमें से अगर नुकसान हो गया फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का, तो 11.75 माइनस 10, 1.75 बाई 100, उतना कमाएगा। नुकसान हो गया 20-30 का, तो माइनस में कमाएगा। जो दिया था वही वापस नहीं मिला, रिटर्न तो दूर दूर का बात है। दैट इज द इक्विटी ट्रांच और रेसिडुअल ट्रांच और सबऑर्डिनेट ट्रांच। ये जो तीसरा वाला ट्रांच है, इक्विटी ट्रांच और सबऑर्डिनेट ट्रांच और रेसिडुअल ट्रांच, ठीक है? तो दीज आर द 3 ट्रांचेस। तो वन ऑफ द बेनिफिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स एज टू व्हाई इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन से इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है? सर, सिक्योरिटाइजेशन से इन्वेस्टर्स के लिए टेलर मेड इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। टेलर मेड, ओके? यू आर गोइंग टू अ मैरिज, सूट आपका सिल के बन के आएगा, सिल के आपका नपाई लेके, टेलर मेड, ओके? कस्टमाइज्ड बनेगा आपके लिए। तो दैट इज टेलर मेड प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल रहा है, बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर मेच्योरिटी, ओके, बेस्ड ऑन योर डिजायर। टेलर मेड प्रोडक्ट्स सूटिंग द रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टर, बिकॉज हर जन का रिस्क एपेटाइट अलग है, मेच्योरिटी प्रोफाइलिंग अलग है, ठीक है? दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉर होम इन्वेस्टर्स, फॉर होम इन्वेस्टर्स। उसके अलावा सुन लेना, बिकॉज एलओएस है ना, एलओएस ए चल रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, और तुमको इंग्लिश में लिख के नहीं आना है। तो जो इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा इनका, उसको रीड करते समय ये नहीं सोचना है कि हम ये कैसे लिखेंगे, तुमको नहीं लिखना है, तुमको केवल फील करना है, जिससे जब आए तो तुम समझ पाओ हाँ ये वाला होगा, ठीक है? तो जो स्लाइसेस होता है, जो ट्रांचेस होता है, उससे टेलर मेड आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाता है अपने लिए, ये एक फायदा। दूसरा फायदा, आपके पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टर्स का बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स जो लोग सिक्योरिटीज बाई करेंगे, आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स है, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह शेयर्स है, आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स है, ट्रेजरी सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? अदानी का बॉन्ड्स है, इसका बॉन्ड्स है, उसका बॉन्ड्स है आपके पोर्टफोलियो में। तो आपके बॉन्ड्स में इक्विटी है, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स है। ये सब ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस है। क्या है? ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस। आप अगर सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ना साथ में अपने पोर्टफोलियो के, ये एक अलग ही तरह का हो गया। जो लोग बोरो किए ना, हाउसिंग लोन लिए, उनसे पैसा आने वाला है, इसका अलग कोरिलेशन है स्टॉक और बॉन्ड के साथ, लेस कोरिलेशन है। देयरफॉर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? प्रतिष्ठा इज सेइंग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैंने पीछे बोला ना ट्रेडिशनल, इसलिए। तो सिक्योरिटाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ओनली, ओके? बट हाँ, एक हो गया प्योर ट्रेडिशनल, जो ईयर 2000 के पहले होते थे। ईयर 2000 के बाद जो सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आए, उनको भी फिक्स्ड इनकम में ही डाला गया। इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, प्रतिष्ठा खंडेलवाल, ठीक है? इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। इज इट ओके? तो मैंने जब ट्रेडिशनल बोला तो मैं ट्रेडिशनल वैसे बोला कि पहले के जमाने में तो होता नहीं था, मैं उस सेंस में बोल दिया। वो ले ली उसको ऑल्टरनेट के सेंस में, बोल रही है ओके सर, ठीक है ना?
तो सिक्योरिटाइजेशन इज इट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट? नो, इट इज व्हाट? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, बट येस it is different as compared to the pure traditional ones, therefore provides diversification benefit. तो मैंने दो बेनिफिट सिक्योरिटाइजेशन का बता दिया है. पहला बेनिफिट क्या? टेलर्ड. एक वर्ड घुसे वही काफी. टेलर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके रिस्क, आपके प्रोफाइल के अनुसार. और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, अनकोरिलेटेड, लेस कोरिलेटेड जो है वैसा इंस्ट्रूमेंट आपको मिल रहा है. ऐसा एसेट्स पे हाथ लगाने का मौका मिल रहा है जो अदरवाइज एक्सेसिबल नहीं होता. इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट है, जोर का, टेस्टेबल है. मल्टीपल चॉइस इसी से आएगा. ठीक है ना? ओके, वन स्टूडेंट इन द फेस टू फेस बैच इज आस्किंग अ डाउट. आई विल लिसन टू द डाउट एंड देन कम्युनिकेट टू यू ऑल, देन सॉल्व इट. यस. नहीं नहीं, तो स्टूडेंट का जो डाउट है वो इस बारे में है कि अरोड़ा कैपिटल जो है वो अपने 100 करोड़ में से इंटरेस्ट ए और बी को क्यों देगा. दोनों चीज़ स्टोरी अलग अलग है. पहला स्टोरी है, अरोड़ा कैपिटल के पास 2000 करोड़ का लोन दिया हुआ था. वो 2000 करोड़ का एसेट जो है वो बेच दिया एसपीवी को और 2000 करोड़ ले लिया. टाटा बाय बाय. अब 2000 करोड़ का एसेट किसका है? एसपीवी का है. एसपीवी उसको सिक्योरिटीज़ को इशू किया. सिक्योरिटीज़ तीन तरह का इशू किया, ए बी सी. सपोज सी अरोड़ा कैपिटल नहीं बाई की है, सपोज जो सी है ना वो अरोड़ा कैपिटल नहीं बाई की है, कोई और इन्वेस्टर बाई की है. ठीक है, अब जाके 2000 करोड़ से इंटरेस्ट आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है ईएमआई के फॉर्म में. तो इन दैट केस वो पैसा जो आ रहा है वो पहले ए के पास जा रहा है, ट्रिपल ए, फिर जा रहा है बी के पास, फिर आएगा सी के पास. तो इन दैट केस अगर पैसा ही नहीं आएगा सी के पास, माने उतना रिकवरी नहीं हुआ, तो सी ही तो सहेगा. अपने में से देने का बात ही कहाँ से आता है? वो अलग बात है कि सी कौन बाई कर लिया, अरोड़ा, बिकॉज कोई और बायर मिला नहीं उसको. ठीक है ना? ओके. तो इन दैट केस लाइव बैच के स्टूडेंट हर्षा को लगा मैं भी पूछूं कुछ. वाई वुड अरोड़ा रिटेन द 100 करोड़? मत रिटेन कर. कौन बोला तेरे को? तो खोज किसी को जो 100 करोड़ ले लेगा. कोई तो मिलना चाहिए ना, बिकॉज 100 करोड़ के बिना तो क्लास ए क्लास बी खड़ा होगा नहीं. वो लोग क्यों खड़ा है? ओ 100 करोड़ का बॉडीगार्ड है, यानी गोली खाने के लिए किसी को तो खोज जो खड़ा होगा. ठीक है, इसलिए वो खुद ले लिया. हनी चंचलानी सबके बिहाफ पे बोल रही है ऑल क्लियर सर. ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है अगर अरोड़ा को नहीं लेना होता तो क्लास सी को और अट्रैक्टिव बनाना पड़ता बाय चेंजिंग द फिगर्स. जैसे क्लास ए को 6.75% देंगे, क्लास बी को 7.85 देंगे, जिससे क्लास सी के लिए और ज़्यादा बचे. तभी तो लोग कोई बॉडीगार्ड आएगा गोली खाने के लिए. तो ये डिसाइडेड नहीं, ऐसी तरह से हो रहा है एडवाइजिंग. तो ये तो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनिंग का बात है. अंश लांबा बोला मैं भी आ जाता हूँ. यूजुअली लोन डिस्काउंट में सेल करते हैं? नहीं, डिस्काउंट पे सेल नहीं करते हैं. लोन जो है वो सेल होता है बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लोन. और आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली फिगर्स क्या. अगर मैं 2000 करोड़ का लोन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? वो जो लोन दिया हुआ है उसका प्रेजेंट वैल्यू 2000 करोड़ है. जो आने वाला है वो तो 4, 5, 6 हज़ार करोड़ आने वाला है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू 2000 है. अगर वो बहुत रिस्की लोन होता, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, तो क्या पता ज़्यादा डिस्काउंट रेट लगता और वो बिकता 1970 करोड़ में. तो इट डिपेंड्स. श्रीराज भूटाडा, सो डज इट मीन कि जस्ट बाकियों के सेफ्टी के लिए ही अरोड़ा ने क्लास सी बाई किया? अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर करने के लिए अरोड़ा ने बाई किया. तुम जो बोल रहे हो उसका तो अब तो मॉरल साइंस कि अरोड़ा बाकी लोग के लिए बाई किया. बाकी लोग के लिए नहीं, ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुल होने के लिए बाई किया. वो अपने बिजनेस के लिए बाई किया. अल्टीमेटली तो सिक्योरिटाइजेशन करना पड़ेगा ना.
हनी चंचलानी फ्रस्ट्रेट हो रही है, मेरे को समझ में आ गए लोग, देखो बाकी लोग सब ऐसे करे, सर तो मेरे को डांटते थे, अभी तक किसी को नहीं डांटे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कैपिटल रूल्स, आगे लिखा हुआ है कि जो मॉर्टगेजेस अपने बैलेंस शीट में था ना, मॉर्टगेजेस, स्माइली भेजिए हनी, स्माइली आता नहीं, बॉक्स बन के आता है, मैंने पता किया था बॉक्स क्या होता है जो भेजते हैं लोग, ठीक है, स्माइली, हार्ट, ये सब बॉक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैपिटल रूल्स, मॉर्टगेज जो है ना, मॉर्टगेज अगर बैलेंस शीट में है उसका 50% रिस्क वेट है, 50% रिस्क वेट। बाप रे बाप, अब कौन क्या लिखा है बोलना पड़ेगा। सौम्य जी चैटर्जी बोल रहा है, सब मैंने आज एक बार में समझ गया था। चलो, मॉर्टगेजेस, तो जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, CFA क्लासेस में एवोल्यूशन होता है, ओके लोग धीरे धीरे कहाँ दिमाग चल जाता है लोगों का, समझ गए। तो हनी का और सौम्यजीत का प्रूफ है कि एवोल्यूशन काफ़ी हद तक हो गया, ठीक है। मैं बोला जो मॉर्टगेज लोन्स है उसका रिस्क वेट 50% है, क्या है 50%, और जो क्लास सी और उन्होंने बाई कर लिया ना 100 करोड़, उसका रिस्क वेट 100% है, बिकॉज वो तो खतरनाक क्लास है। तुम फील करो एक बार, मॉर्टगेज का रिस्क वेट 50% क्यों है? बिकॉज मॉर्टगेज में अगर अगला लोन नहीं भी चुकाया तब भी तो हाउस है ना, देखा जाए तो पूरा पैसा डूबने का चांस हाई है या लो है? लो है। आप समझ रहे हो चीज़ को, हमने लोन दिया है हाउसिंग लोन, अगला पैसा लौटाएगा, ठीक से देख के लोन दिया है, नहीं लौटाया तो हाउस रहेगा, उसको बेचेंगे तो कितना ही तो डूब जाएगा, इसलिए 50% रिस्क वेट है, ठीक है। बट जो क्लास सी हमने लिया उस पर एकदम चांस है कि 2000 में से 20 मैंने 100 करोड़ चला जाए, तो उसका 100% रिस्क वेट है। तो उस केस में, इन केस आपको याद हो, मैं फिगर्स नहीं दिखा रहा हूं ऊपर, 10,000 RWA था, याद है सबको, बैलेंस शीट 12,000 करोड़ का था, 10,000 रिस्क वेटेड एसेट था। वो जो 10,000 था उसमें 2,000 का 50%, 1,000 RWA मॉर्टगेज से रिलेटेड था, 2,000 नहीं, 2,000 का 50%, 2,000 का 50%, 10,000 में मिला हुआ था, 2,000 का 50%, तो वो 1,000 हट गया, RWA 9,000 हो गया था अपना, और 100 करोड़ का 100%, 100 करोड़ का 100% ऐड हो गया, यानी अपना RWA हो गया 9,100 करोड़। थिंक 9,100 करोड़, 9,100, हनी चंचलानी, सौम्यजीत, दिख रहा है आपको? 10,000 करोड़ का RWA था, उस पर से 2,000 करोड़ का एसेट अपने बेच दिए, पर उससे 2,000 लेस नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज उसका रिस्क वेट 50% था, तो 2,000 का 50% क्या था? 1,000, तो 1,000 मिला हुआ था 10,000 में, वो हट गया तो बचा 9,000। बट सर हमने एक नया एसेट और उन्होंने बाई कर लिया ना, डिवेंचर 100 करोड़ का, जिसका रिस्क वेट 100% है, तो 100 करोड़ का 100%, 100 करोड़, तो 9,100 करोड़ RWA, 9,100 RWA। तो अपना जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल क्या था अपना? 1,500 करोड़, दिखा आपको? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैपिटल बाय RWA, तो 1,500 बाय 9,100 कितना हो गया? 1,500 बाय 9,100, 15,000 बाय 9,100 क्या परसेंटेज निकाल दो, 16 पॉइंट समथिंग। तो अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुधर गया 16 पॉइंट समथिंग %, ठीक है। अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुधर गया है 16 पॉइंट समथिंग, 15 के बजाय। अब क्वेश्चन आ गया खेलने का, उसके अलावा पैसा आ गया 1,900 करोड़, सही बोला? पैसा आ गया 1,900 करोड़, 900 करोड़ का कैपिटल फ्री हो गया, पैसा आ गया 1,900 करोड़, 1,900 को 2,000 बेचे थे और 100 करोड़ लगाए तो 1,900, 1,900 करोड़ मेरे हाथ में आ गया कैश इन हैंड बिजनेस करने के लिए, और कैपिटल एडिक्वेसी फ्री हो गए, अब बिजनेस कर पाएंगे अपने। आइटम सेट कितना बढ़िया हो रहा है, जो मेन प्रॉब्लम था ना उस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर रहे हो,
तरीके से। सॉरी, अब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वेटेड एवरेज एसपीवी कॉस्ट ऑफ फंड्स ए प्लस बी वाला। ए प्लस बी को जो पे करे ना उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है। आराम से सुनो, ए है 7.75, बी है 9.75। अगर इसका सिंपल एवरेज निकालते तो 7.75 प्लस 9.75 बाई 2 करते, बट हम लोग सिंपल एवरेज क्यों निकालेंगे, हम लोग तो वेटेड एवरेज निकालेंगे। ये 0 0 उड़ा देते हैं, 16 और 3 मान लेते हैं, तो करो 16 इंटू 7.75 प्लस 3 इंटू 9.75 डिवाइड बाई 19। 16 इंटू 7.75 प्लस 3 इंटू 9.75 डिवाइडेड बाई 19। 16 इंटू 7.75 प्लस 3 इंटू 9.75 डिवाइडेड बाई 19। 16 इंटू 7.75 प्लस 3 इंटू 9.75 डिवाइडेड बाई 19 क्या 8.0658 करीब आया है ना, 8.07 आया है। देखते हैं ऑप्शंस में है क्या, तो 8.07 को ऑप्शन नंबर सी मानना पड़ेगा। 8.1, 8.07 का क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या मानना पड़ेगा, 8.1। 8.0658 था तो 8.1, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हौले हौले कैलकुलेशन किया है, 1600 करोड़ का 7.75%, 124 करोड़, 300 करोड़ का इतना 29.25, टोटल 124 प्लस दिस बाई 1900 8.07%, ठीक है। 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2, बेस केस गलत लिखा हुआ है, बेस्ट केस होगा ये। बेस केस जीपीटी ने गलत लिखा है, बेस्ट केस एनुअल रिटर्न ऑन क्लास सी। देखिए बेस केस ये नहीं होता, बेस केस जानता क्या होता है, जो लगता है मोस्ट लाइकली होगा। मोस्ट लाइकली ये थोड़ी है कि 1 पैसा का डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट तो होना ही है, तो गलत बात है। तो ये बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस रिटर्न ऑन क्लास सी आफ्टर सर्विसिंग फीस क्लोजेस्ट टू, शायद आप लोगों ने निकाला था 11 पॉइंट समथिंग, हाँ यानी 12%, याद है आपने निकाले थे, ठीक। इफेक्ट ऑन ऑरोराज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आफ्टर सिक्योरिटाइजेशन, इंक्रीज हो गया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नया वाला 16.48% आप लोग निकाले थे। ऑप्शन बी। ऑरोराज इकोनॉमिक एक्सपोजर पोस्ट सिक्योरिटाइजेशन, बोल रहा है ऑरोरा सिक्योरिटाइजेशन करने के बाद उसको क्या क्या रिस्क है। देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी, जानबूझ के उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है कि कौन सा, ये क्वेश्चन ये नहीं है वो विच ऑफ द ऑप्शंस आर ऑड वन आउट, ये नहीं खोजना है। बहुत जैसे तीनों में से अलग कौन सा ऑप्शन, ये वाला आंसर होगा। ऑरोरा का एक्सपोजर सिक्योरिटाइजेशन के बाद क्या रिस्क है ऑरोरा को, ए बी सी में से कौन सा रिस्क है। सी बोल रहा है कोई रिस्क नहीं है, ए बोल रहा है प्रो रेटा रिस्क है, जितना डूबेगा उसका प्रोपोर्शनेट उसको लॉस सहना पड़ेगा, और बी बोल रहा है 100 करोड़ जो लिया है उसका रिस्क है फर्स्ट 100 करोड़ का और सर्विसिंग रिस्क है। आंसर इज व्हाट, बी। ओके 100 करोड़ का तो पहला 100 करोड़ का लॉस उसी का है, और सर्विसिंग का रिस्क, सर्विसिंग का रिस्क मतलब आज किसी को भी अपने सर्विस अग्रीमेंट देते हैं ना कोई चीज़ का, तो उसमें पीनल प्रोविजन होता है, पेनल्टी, ये गड़बड़ हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सर्विसिंग रिस्क हो गया, ठीक है ना। तो 100 करोड़ का रिस्क और सर्विसिंग रिस्क, ऑप्शन नंबर बी। मनन शर्मा बोल रहा है कमेंट, क्या बोलना चाह रहा है, कमेंट यहां किया हुआ है बढ़िया से, कमेंट ही तो कर रहा हूं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5, वाई क्लास ए अचीव्स AAA rating despite Aurora being BBB प्लस। क्लास ए का AAA रेटिंग क्यों डिस्पाइट ऑरोरा का BBB प्लस। ए दिया है रिटेंशन एंड सर्विस अपलिफ्टिंग रेटिंग, रिटेंशन और सर्विसिंग से अपलिफ्ट हो गया रेटिंग। बी बोल रहा है सबऑर्डिनेशन प्लस एक्सेस स्प्रेड प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट इन्हांसमेंट, एसपीवी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली गारंटीज AAA। टोन जो होता है ना लैंग्वेज का उससे समझ में आता है
एसपीवी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली गारंटीज ट्रिपल, एकदम क्लियर कट रॉन्ग है। ये बोलना चाह रहा है जब भी एसपीवी को छुओगे ट्रिपल ए तो मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरिंग। और कभी कभी टोनिंग से मैच्योर स्टूडेंट समझ जाता है तो एक क्लियर कट बोल रहे हो, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, मल्टीपल चॉइस में कई बार कुछ टोन का मैच्योरिटी होगा। यहाँ क्या बोला, नो एक्सपोजर, माने यूजुअली यू अंडरस्टैंड दैट दिस वुड बी प्रॉब्लमैटिक। यहाँ पे एसपीवी स्ट्रक्चर करते ही तो ट्रिपल ए मिलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी तो गया, अब बचा ए और बी। ए जो है उस पर सर्विसिंग वाला पार्ट जो लिखा ना, सर्विसिंग के कारण रेटिंग अपलिफ्ट हो गया, बहुत ही स्टुपिडिटी लग रहा है। बी बोल रहा है सबऑर्डिनेशन, जो क्लास ए ट्रांच था उसके नीचे कौन था, क्लास बी और क्लास सी। तो क्लास ए गॉट अ बेटर रेटिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, सबऑर्डिनेशन वाया बी एंड सी। क्लास ए गॉट अ बेटर रेटिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, सबऑर्डिनेशन वाया बी एंड सी प्लस एक्सेस स्प्रेड। ये जो एक्सेस स्प्रेड ये तो गलत ही लिखा है, तो मैंने बोला ना कि कुछ कुछ तो एडिटिंग करेंगे हम लोग, बिकॉज मेरे को ऑडिट करने का टाइम नहीं मिला था क्लास के पहले। एक्सेस स्प्रेड क्या होता है समझा देता हूं। एक वर्ड दिया हुआ है एक्सेस स्प्रेड, एक वर्ड दिया हुआ है क्रेडिट इन्हांसमेंट। ये दोनों वर्ड मैंने क्लास में अभी तक यूज नहीं किया है। एक वर्ड है एक्सेस स्प्रेड, एक है क्रेडिट इन्हांसमेंट, ये दोनों वर्ड नहीं यूज किया है। सबऑर्डिनेशन भी मैंने यूज नहीं किया था। इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने को सबऑर्डिनेट पता चला कि एक सीनियर ट्रांच होता है और बाकी सबऑर्डिनेट ट्रांच होता है। तो सीनियर ट्रांच के लिए सबऑर्डिनेट ट्रांचेस बॉडीगार्ड है, तो बॉडीगार्ड होने के कारण सीनियर ट्रांच को बेटर रेटिंग मिल जाता है। दिस मस्ट बी अंडरस्टूड, क्लियर, कि बॉडीगार्ड्स की वजह से। तो सबऑर्डिनेशन इज अंडरस्टूड। क्रेडिट इन्हांसमेंट क्या होता है वो समझा रहा हूं, मेरा फुल स्क्रीन करना, ओके, ठीक से सुनना। जब किसी एक जन ने यहाँ डाउट पूछा था ना कि सर ऑरोरा को 100 करोड़ का इक्विटी ट्रांच लेना पड़ा, ये सिक्योरिटाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, तो इस केस पे तो यस, अगर ऑरोरा नहीं लेता तो किसी और को लेना पड़ता। सिक्योरिटाइजेशन जो है विदाउट 100 करोड़ इक्विटी ट्रांच के बिना नहीं हो सकता था। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोलैटरल, वो 2000 करोड़ का जो हाउसिंग है ना, वो किसको किसको दिया हुआ है, पास्ट डेलिंक्वेंसी रेट क्या है, किस एरिया में दिया हुआ है, कैसा वातावरण चल रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हुए क्या होता है कि जो बाकी लोग इन्वॉल्व हैं एडवाइस में, जैसे रेटिंग एजेंसीज आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, लीगल पार्टीज आते हैं, ये सारे के सारे पार्टी एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालिए। यानी केक है ना, केक देखा होगा कोई बर्थडे पार्टीज में, केक जब काटने जाते हैं तो कई जन एडवाइस ऐसे नहीं ऐसे काटते, साइड से काट, भगवान ये तो गिर जाएगा ये। तो वैसे ही ये लोग सब साइड में आ जाते एडवाइस करने के लिए, ऐसे नहीं ऐसे। तो ऐसे नहीं ऐसे, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसा इस सब में है। देयर आर डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इमेजिन करो थोड़ा खतरनाक इन्वायरमेंट चल रहा है और जो 2000 करोड़ का एसेट्स है वो भी थोड़ा रिस्की है, तो उस केस में रेटिंग एजेंसीज बोलेगा कि देखो अगर तुम इस तरह से इशू करो ना 1600, 300 और 100, तो हम ट्रिपल ए रेटिंग नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, बोले एक काम करो, तुम 250 करोड़ का गारंटी इश्यू करवाओ किसी से, 250 करोड़ का गारंटी। तो अपने या तो ऑरोरा खुद जो बैंक है या फिर कोई और बैंक के पास जाएगा या इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी 250 करोड़ का गारंटी इशू करेगा। गारंटी मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है फिर फर्स्ट 250 करोड़ अगर डूबा तो हम मेकअप करेगा, फिर जाके जूनियर ट्रांच, वो जो ट्रांच सी है, फिर जाके मेज़नाइन, फिर जाके सीनियर। अब बोला सीनियर को ट्रिपल ए दे देंगे, समझे, गारंटी हो गया। तो गारंटी से जो क्रेडिट इनहैंस हो गया या क्रेडिट डिग्रेड हो गया, इनहैंस हो गया, तो गारंटी इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट इनहैंसमेंट। गारंटी अंडरस्टूड है सबके द्वारा। गारंटी अंडरस्टूड है, ठीक है। तो गारंटी अंडरस्टूड है सबके द्वारा कि गारंटी करते हैं। ऑरोरा भी गारंटी कर सकता है, और अगर ऑरोरा गारंटी करता
तो अपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे ना कि बताइए सिक्योरिटाइजेशन के बाद अरोड़ा को क्या क्या रिस्क है। तो याद है आंसर क्या था, 100 करोड़ का जो सबऑर्डिनेट ट्रांच लिया प्लस सर्विसिंग रिस्क, याद है सबको, था ना वो क्वेश्चन। उस केस में क्या होता, 250 करोड़ का जो गारंटी किया प्लस 100 करोड़ का जो सबऑर्डिनेट ट्रांच लिया प्लस सर्विसिंग रिस्क। क्लियर? ठीक। दूसरा तरीका, 2000 करोड़ का था ना ये, उसके बदले रेटिंग एजेंसी बोलता तुम एक काम कर 2200 करोड़ का हाउसिंग लोन ले। कितना? 2200 करोड़ का बैलेंस शीट से हाउसिंग लोन निकाल। जो हाउसिंग लोन निकाल रहे ना, बेच रहा है एसपीवी को, वो 2200 करोड़ का निकाल, और निकाल के उसके अगेंस्ट पे जो सिक्योरिटी इशू करो वो सिक्योरिटी 2000 करोड़ का करो। कितने का? 2000 करोड़ का सिक्योरिटी इशू करो। मैं 2200 बहुत ज्यादा बोल दिया तो लेट मी से 2050, 2050 करोड़ का कोलैटरल होगा, पर सिक्योरिटी इशू होगा कितने का? 2000। तो अगर 2050 में से शुरू का 50 डूबा, वो तो किसी को नहीं सहना है, बिकॉज सिक्योरिटी इशू ही नहीं की है 50 का। आपने सिक्योरिटी इशू की है कितने का? 2000 का ना, पर कोलैटरल कितना है? 2050। तो पूरा 2050 कलेक्ट हो गया, तो 50 तो बने 50 कलेक्ट नहीं, पहले बर्बादी का बात करते, डूब गया तो 50 का लॉस तो कोई नहीं सहेगा। 50 से ऊपर का लॉस हुआ तो कौन सहेगा? सबऑर्डिनेट। उससे ऊपर का लॉस हुआ तो कौन सहेगा? मेज़नाइन, वो जो बीच का क्लास भी, और उसके ऊपर कौन लॉस? सीनियर। एक्चुअली बोलते हैं उसको सीनियर, मेज़नाइन, जूनियर, वर्ड्स ये सीनियर, मेज़नाइन, जूनियर, ये लोग जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बोले, समझ गए? इसको बोलते हैं ओवर कोलैटरलाइजेशन। क्या? ओवर कोलैटरलाइजेशन। Please look at the word over collateralization, मतलब the collateral is of higher amount as compared to the bonds issued. So therefore there is an embedded cushion. Already एक तकिया है, समझ गया? It's like क्या था, कर्ण क्या पहनता था? कवच और कुंडल, ठीक है? तो कर्ण का ऑलरेडी कवच और कुंडल है 50 करोड़ सहने के लिए, जो कि कृष्ण जी ले जाएंगे, ठीक है? तो फिर जाके नेक्स्ट आएगा। तो इन दैट केस वो ओवर कोलैटरलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट इन्हांसमेंट। तो अपने को अभी दो तरह का क्रेडिट इन्हांसमेंट समझ में आ गया, एक हुआ गारंटी, दूसरा होगा ओवर कोलैटरलाइजेशन, ठीक है ना? तीसरा जो दिया हुआ था इस मल्टीपल चॉइस में, एक्सेस स्प्रेड। क्या था? एक्सेस स्प्रेड। तो एक्सेस स्प्रेड का यही मतलब होता है कि आप जो कूपन रेट ले रहे हैं, मतलब आपको जो जिस रेट पे लोन दिया गया है होम ओनर्स को, जिस रेट पे लोन दिया गया है होम ओनर्स को, आप उससे कमती रेट कूपन होल्डर्स को दे रहे हैं और थोड़ा सा एक स्प्रेड रख रहे हैं। मैंने आपका 10% आ रहा है तो आप 9% ही दे रहे हैं, 1% का कुशन बना रहे हैं। हर बार 1% जो है एक गुल्लक में जा रहा है। क्या आएगा? 10% देंगे 9, 1% गुल्लक 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 में जाएगा, समझ गए? तो अगर वो गुल्लक में पैसा बच जाएगा तो किसके पास जाएगा? जाहिर है सबऑर्डिनेट। किसके पास? सबऑर्डिनेट। इसके पहले ही बोलना भूल गया, जो 2050 करोड़ का था ना, उसमें 50 करोड़ अगर रिकवर हो गया तो किसके पास जाएगा? सबऑर्डिनेट। बिकॉज सबऑर्डिनेट ट्रांच बाई करना बहुत जिगरा काम है, समझ गया? तो उसको बहुत सारा ब्राउनी पॉइंट दिखाना पड़ता है, एंड सीनियर को दिखता रहता है ओ 50 का भी मेरे पास है, ये गुल्लक भी मेरे को बचाने के लिए है, ठीक है, ये ओवर कोलैटरलाइजेशन भी है, ये गारंटी भी है, दो बॉडीगार्ड भी खड़ा है, हाँ ठीक है, ट्रिपल ए। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं क्रेडिट इन्हांसमेंट। तो क्रेडिट इन्हांसमेंट कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक गारंटी, लाइक ओवर कोलैटरलाइजेशन, लाइक एक्सेस स्प्रेड, ठीक है, लाइक सबऑर्डिनेशन। इन सब से ट्रिपल ए रेटिंग मिलता है सीनियर को। सो सीनियर गेट्स द ट्रिपल ए रेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज प्रोटेक्शंस। मल्टीपल चॉइस में आ जाओ। Jhalak is saying mostly it would be over collateralization. I don't know what is mostly happening nowadays. मतलब मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, ओके? मोस्टली अभी क्या होता है मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ। हाँ सर, आप कनेक्टेड नहीं हैं, बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन में मैं डील नहीं करता हूँ, ओके? सो आई एम नॉट कनेक्टेड। पर ये आप डेफिनेटली जीपीटी से पूछ सकते हैं कि माई टीचर टोल्ड अस, इन द बुक वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट लाइक ओवर कोलैटरलाइजेशन, गारंटी वगैरह वगैरह,
विच वन इज मोस्ट पॉपुलर राइट नाउ, या अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलैरिटी राइट नाउ। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिष्ठा पूछ रही है सारे स्टोरी के बाद सब बी राइट है क्या? यस, बी राइट है। और इनकेस कंफ्यूजन है तो आंसर बाद में दिया रहेगा। स्ट्रैटेजिक रैशनल फॉर सिक्योरिटाइजेशन, लोअर्स फंडिंग कॉस्ट, यस फंडिंग कॉस्ट कम किया, फ्रीज कैपिटल, कैपिटल फ्री किया, अवॉइड्स डाइल्यूशन। ओके, अगर शेयर इशू करते तो डाइल्यूशन होता, अवॉइड हो गया, एकदम सही लग रहा है टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। बी ट्रांसफर्स ऑल क्रेडिट रिस्क, नो कैपिटल नीडेड, ऑल क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर नहीं होते, कुछ रिस्क रह गया था। गारंटीज डबल डिजिट रिटर्न ऑन क्लास सी, गारंटीज तो कोई नहीं है क्लास सी, क्या पता माइनस रिटर्न होगा, तो आंसर कौन सा है? ए। यानी कि एक तरह से मैंने आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बोला था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉर इन्वेस्टर, याद है क्या? सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? फुल स्क्रीन याद करो क्या था? डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन एंड टेलर मेड, टेलर मेड, दो चीज याद होगा। सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स, सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट इश्यूअर्स को क्या होगा वो मैंने लैंग्वेज में तो नहीं बोला, बट उसी का तो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक्चुअली इन्वेस्टर का था कि इश्यूअर का? इश्यूअर का। देखो ये क्वेश्चन ही था, मेरे को किसी इंस्ट्रूमेंट में लगाना है यार, कहाँ लगाएं, ऐसा तो नहीं चालू हुआ था। ये क्वेश्चन तो इश्यूअर का ही था कि इश्यूअर्स को अपना बैलेंस शीट को फ्री करना है, इश्यूअर्स को इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट्स में तब्दील करना है, लिक्विडिटी जनरेट करना है, बैलेंस शीट को अलाइन करना है, कैपिटल फ्री करना है, लोअर कॉस्ट पे फंड रेज करना है। इन सब के लिए सिक्योरिटाइजेशन काम आता है, ठीक है। तो इन्होंने जो बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जो LOS A है इस चैप्टर का, दिखाओ स्क्रीन दिखाओ, ये चैप्टर है, देखो चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटाइजेशन, फर्स्ट लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट, LOS। LOS का मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स है कि भाई चैप्टर में क्या पूछेगा, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉर इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स, इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। इकोनॉमीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक ही हो गया, तो 3 जन के लिए बेनिफिट पूछ रहा है। नंबर 1 इश्यूअर्स, नंबर 2 इन्वेस्टर्स, नंबर 3 इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल मार्केट। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, और ये बीकॉम में लिख के नहीं आना है, यानी रटना नहीं है, ठीक है। नंबर 1 कुछ हद तक फील करके समझाना, समझ के बैठना है, और दूसरा जो फाइनल शार्प है वो होगा मल्टीपल चॉइस के अंदर। ओके, ऐसे बोलेगा तो भी हम ये समझेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स अपने को इन्वेस्टर्स का समझ में आया, टेलर मेड और डाइवर्सिफिकेशन। इश्यूअर्स का समझ में आया, लोअर कॉस्ट पे फंड रेज कर पाएंगे, कैपिटल को फ्री कर पाएंगे, बैलेंस शीट को अलाइन कर पाएंगे, लिक्विडिटी हो पाएगा, उनका पैसा रेज कर पाएंगे, ठीक है। इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, तो इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में ज्ञानेश्वरी वाले बात होगा। ज्ञान क्या? मार्केट्स बिकम मोर एफिशिएंट, मार्केट्स बिकम मोर एफिशिएंट, बिकॉज मार्केट्स का पर्पस क्या है? मार्केट्स का पर्पस है कि जिनके पास पैसा है और जिस काम के लिए पैसा चाहिए वो पैसा काश एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो जाए, और सिक्योरिटाइजेशन ये कर रहा है। लिक्विडिटी बढ़ा रहा है सिस्टम में, रिस्क एलोकेशन बढ़ा रहा है। ओके, मैंने जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग के पास क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं। तो एफिशिएंसी और लेवरेज, मैं बोलूँगा एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी, इट्स मेकिंग द मार्केट मोर एफिशिएंट, मोर लिक्विड। तो क्या क्या बेनिफिट्स हुआ? इन्वेस्टर्स का टेलर मेड प्लस डाइवर्सिफिकेशन, इश्यूअर्स का लोअर फंडिंग कॉस्ट, फ्री कैपिटल, बैलेंस शीट अलाइनमेंट, ठीक है, लिक्विडिटी, और
इकोनॉमीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स का एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी। सेकेंड बोला है डिस्क्राइब सिक्योरिटाइजेशन, डिस्क्राइब कर दिए, वही कर रहे थे 1 घंटे से। इंक्लूडिंग द पार्टीज एंड द रोल्स दे प्ले। तो जो पार्टीज है ना सिक्योरिटाइजेशन में, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, फुल स्क्रीन करना। पार्टीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक मेन पार्टीज, एक थर्ड पार्टीज। मेन पार्टीज और थर्ड पार्टीज या साइड पार्टीज। मेन पार्टीज हो गया सेलर, एसपीवी, सर्विसर। क्या बोला? सेलर, एसपीवी, सर्विसर। सेलर कौन? जो अपना एसेट्स बेच रहा है, जिसके बैलेंस शीट में एसेट्स था, जो अपना एसेट्स बेच रहा है। अपने एग्जांपल में कौन? अरोरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इट इज द सेलर। एसपीवी तो एसपीवी है जो स्पेशली बना, जो भी नाम उसका होगा। और तीसरा क्या बोला? सर्विसर। सर्विसर जरूरी नहीं है अरोरा ही होगा, एक तीसरा सर्विसर भी चुना जा सकता है। सर्विसर अरोरा होना जरूरी नहीं है, पर यूजुअली ओरिजिनेटर जो है ना, और हम लोग तो जब पढ़ते थे तो हम लोग सेलर नहीं बोलते थे, उसको ओरिजिनेटर बोलते थे। क्या बोलते थे? ओरिजिनेटर, जिसने वो लोन्स ओरिजिनेट किया था। ठीक है, मे बी कहीं कहीं पे ओरिजिनेटर वर्ड लिखा रहेगा। तो जो ओरिजिनेटर है वही सर्विसर होता है यूजुअली, क्योंकि तुम सपोज हाउसिंग फाइनेंस लोन मेरे से लिया था, तो मेरे को ही तो ईएमआई देगा। अब नया कहाँ से अपॉइंट करेंगे? तो सर्विसिंग इज ईजियर फॉर दिस पर्सन एंड आई विल चार्ज अ फी। तो ये मेन पार्टीज होते हैं। कौन कौन मेन पार्टीज हो गए? सेलर, एसपीवी, सर्विसर। बाकी साइड में बहुत सारे पार्टीज जैसे रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, लॉयर्स, ट्रस्टीज। ठीक है, ये सारे के सारे बाकी साइड पार्टीज हो गए। श्रीराज बतूदा, पर कोई दूसरा क्यों सर्विसिंग करेगा अरोरा के लिए? ठीक है, नहीं करेगा, जा। ठीक है, जा, नहीं करेगा। इस सिक्योरिटाइजेशन में एसपीवी कैसे पैसा कमाता है, बिजनेस मॉडल क्या रहेगा ऑन गोइंग बेसिस? कुछ नहीं, उसका काम हो कि यही काम करना, फिर बंद हो जाएगा वो। ऑन गोइंग बेसिस का बात ही नहीं है। एसपीवी सेटअप ही इसी पर्पस के लिए हुआ था। ठीक है, वो कमाने के पर्पस के लिए नहीं हुआ था, वो चलाने के पर्पस के लिए हुआ था। तो इन दैट केस थोड़ा सा नोट्स लिखे, लिखो प्लीज। पॉइंट नंबर 1, ये लर्निंग मॉड्यूल 17 है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर का नाम है। ओके, उस पे पॉइंट नंबर 1, वी स्टार्टेड द क्लास विथ अ वार्म अप। वी स्टार्टेड द क्लास विथ अ वार्म अप wherein there was a housing finance company. There was a housing finance company whose desired growth bracket 15-20%, whose desired growth bracket 15-20% bracket close is constrained due to lower rating, comma poor equity markets, lower ratings, comma poor equity markets, and capital adequacy clause. Capital adequacy clause. ठीक है, तो जो लैंग्वेज डिक्टेट किया है वो वैसे डिफिकल्ट है समझना क्या बोलना चाह रहे थे, बट सिंस अपने साथ में डिस्कस किए तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हाँ, आपके लिए कब डिफिकल्ट होगा? अगर आज जो क्लास हो रहा है
उसको आप सीधा 3 महीने बाद कॉपी खोलते हैं तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। और तब भी एक सपोर्ट रहेगा वो ऑडियो समरी कि उस पर कुछ बोलेंगे तो, बट बेटर रहता है क्लास को क्लास के बाद कर लेना चाहिए, अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, then we practiced an item set. Then we practiced an item set where securitization was a solution. Securitization was a solution for all the problems faced by the housing finance company. Securitization was a solution for all the problems faced by the housing finance company. Bracket, please refer to the item set right now. Please refer to the item set right now. Right now का मतलब है जैसे ही तुम नोट्स पढ़ रहे हो उसी समय शिफ्ट करो, और पॉइंट नंबर 3 मत पढ़ो, पहले आइटम सेट करो, ये बोलना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, while discussing the item set, while discussing the item set, while discussing the item set, both LOS A and LOS B, both LOS A and LOS B were implicitly covered. Both LOS A and LOS B were implicitly covered. Dash, para change LOS A. Para change LOS A. Benefits of securitization. Benefits of securitization. Para change category 1. Para change category 1 for issuers. For issuers. इस हेडिंग के अंदर फर्स्ट बुलेट, लोअर फंडिंग कॉस्ट, लोअर फंडिंग कॉस्ट, उस पर डैश देकर लिखते हैं सीनियर ट्रांच का रेटिंग सुधर जाता है। सीनियर ट्रांच का रेटिंग, सीनियर ट्रांच TRANCH, सीनियर ट्रांच का रेटिंग सुधर जाता है on account of over collateralization, comma, third party guarantee, comma, excess reserve fund, and subordination, all these are called credit enhancements. All these are called credit enhancements. All these are called credit enhancements. Credit enhancements. Second bullet, balance sheet alignment, dash, जो एसेट्स नहीं चाहिए उसको बैलेंस शीट से हटाओ, जो एसेट्स नहीं चाहिए उसको बैलेंस शीट से हटाओ, जो एसेट्स नहीं चाहिए उसको बैलेंस शीट से हटाओ, एंड नया एसेट्स बैलेंस शीट में लाओ। जो एसेट्स नहीं चाहिए उसको बैलेंस शीट से हटाओ
एंड नया एसेट्स बैलेंस शीट में लाओ, नया एसेट्स बैलेंस शीट में लाओ। थर्ड बुलेट, फ्री अप कैपिटल। थर्ड बुलेट, फ्री अप कैपिटल डैश इन आवर आइटम सेट, इन आवर आइटम सेट। थर्ड बुलेट था फ्री अप कैपिटल, उस पर डैश देके इन आवर आइटम सेट कॉमा CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इन आवर आइटम सेट कॉमा CAR jumped up from 15%, jumped up from 15% to 16.48%, jumped up from 15% to 16.48%, to 16.48%. Fourth bullet, achieve liquidity, achieve liquidity, achieve liquidity, achieve liquidity dash remove illiquid assets from balance sheet, remove illiquid assets from balance sheet, remove illiquid assets from balance sheet. Para change category 2, para change category 2, benefit for investors, benefit for investors, benefit for investors, benefit for investors dash इसके अंदर फर्स्ट बुलेट, टेलर मेड इंस्ट्रूमेंट्स, टेलर मेड इंस्ट्रूमेंट्स डैश tranching, tranching that is issuing different class of securities, tranching that is issuing different class of securities results in investors, results in investors getting to invest in, investors getting to invest in instruments which suit, instruments which suit their risk, comma return and maturity preferences, risk, return and maturity preferences. फुल स्टॉप, कंटिन्यूड उसी में फुल स्टॉप के बाद जो फट्टू है, जो फट्टू है, फट्टू FATTU, जो फट्टू है कॉमा वो रिस्क सॉरी वो सीनियर ट्रांच बाई करेगा, जो फट्टू है वो सीनियर ट्रांच बाई करेगा एंड जो जिगरा है वो जूनियर ट्रांच, एंड जो जिगरा है वो जूनियर ट्रांच, जो जिगरा है वो जूनियर ट्रांच। पैरा चेंज, नेक्स्ट बुलेट, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन dash there are wide varieties of assets, there are wide varieties of assets sitting on different balance sheets, sitting on different balance sheets
There are a wide variety of assets sitting on different balance sheets, such as mortgages मतलब हाउसिंग लोन्स, कॉमा ऑटोमोबाइल लोन्स, कॉमा क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, कॉमा ऑटो लोन्स, और लिखा दिए सॉरी, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, कॉमा स्टूडेंट लोन्स, etc. Full stop. These are not accessible. ACCESSIB क्या होगा? accessible. ACCESSIBLE. These are not accessible to normal public. Full stop. These have low correlation with equity and bonds. Low correlation, LOW, low correlation with equity and bonds. Full stop. Hence, when included in a portfolio, comma, these provide tremendous diversification benefit. Full stop. Para change. Category 3 या category C जो भी चल रहा था, category 3 benefits for economy and financial markets. Benefits for economy and financial markets. First bullet. Market becomes more efficient as a result of better capital allocation. Market becomes more efficient as a result of better capital allocation. Second bullet. Market becomes more liquid. That is, liquidity risk falls. Liquidity risk decreases. Okay, liquidity increases मतलब liquidity risk decreases. Para change LOSB. नोट्स का फ्लो देख सकते हो, अपने फ्लो मेंटेन कर रहे हैं. LOSB, securitization and parties. इसके अंदर फर्स्ट बुलेट, securitization. Dash. It is the process of
converting illiquid assets. It is the process of converting illiquid assets into liquid securities. Illiquid assets into liquid securities via a bankruptcy remote SPV. Via a bankruptcy remote SPV. Full stop. This means the sale of securitized assets to the SPV is a true sale. The sale of securitized assets to SPV. The sale of securitized assets to SPV. The sale of securitized assets to SPV is a true sale. Is a true sale. Dash. If the originator bracket seller, if the originator bracket seller bracket close goes bankrupt, if the originator bracket seller goes bankrupt, comma, it cannot, sorry, it cannot नहीं, its creditors cannot lay their hands. Its creditors cannot lay their hands on the securitized assets. On the securitized assets. Full stop. The securitized assets belong to the investors. Belong to the investors. The securitized assets belong to the investors. Para change. Second bullet, parties. Second bullet, parties. पार्टीज से दो एरो लेफ्ट साइड में, मेन पार्टीज, राइट साइड में थर्ड पार्टीज. लेफ्ट साइड में मेन पार्टीज, राइट साइड में थर्ड पार्टीज. मेन पार्टीज में हैश दे दे के या कुछ स्टार दे दे के लिखते हैं नीचे. पहला हैश सेलर, मतलब ओरिजिनेटर, सेलर ब्रैकेट ओरिजिनेटर, जो अपने एसेट्स बेचेगा, जिसको पैसा चाहिए बैलेंस शीट फ्री करना है. सेकंड हैश दे के वहीं पे मेन पार्टीज में दूसरा पार्टी है, मेन पार्टीज में एसपीवी, और तीसरा पार्टी है सर्विसर. सर्विसर ब्रैकेट ऑफन सेम एज ओरिजिनेटर. Servicer bracket often same as originator. Same as originator. Right side में third parties में trustee, comma, guarantor, comma, rating agencies. Rating agencies, comma, lawyers, comma, investment bankers, etc. ओके, तो ये चैप्टर ही ओवर हो गया है. ठीक है, तो कोई एक चैप्टर तो होता जो अपना एक क्लास में हुआ, ऐसा तो अचीवमेंट. तो इसको एक क्लास में ही करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो होमवर्क में डाल देंगे. वैसे क्वेश्चन सॉल्विंग आप खुद भी कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस वाला, मैंने होमवर्क का सुनने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद भी कर सकते हो, बट वैसे होमवर्क में डाल देंगे
ठीक है, टुगेदर विद अ वीडियो एक्सप्लेनिंग द सेम, तो सच दैट वो एक क्लास पे हो गया, ठीक है, और दिस चैप्टर इज ओवर।